मिला के इस चैप्टर में 3 इफेक्ट्स हैं। ये 3 इफेक्ट्स और इसकी एप्लीकेशन बस ये आखिरी टॉपिक ही है। तो 3 कौन से इफेक्ट्स हैं? इलेक्ट्रोमेरिक जो हम पूरा कर चुके। दूसरा इफेक्ट कौन सा है? इंडक्टिव। तीसरा इफेक्ट कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इन 3 इफेक्ट्स और इसकी ही एप्लीकेशन इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर, बाकी सब हो चुका है। सो पहला इफेक्ट जो मैं पढ़ा चुकी हूं, दोबारा नहीं पढ़ा रही, सिर्फ दिखा रही हूं क्योंकि आज कंपैरिजन आएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टोटल शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। क्या करना है उसका? ऑन करना है, 2 मिनट दे दो। पाई इलेक्ट्रॉन का टोटल ट्रांसफर जब हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, अब वो जगह कौन सी है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से उठ के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अगर पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाए तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है जो सिर्फ तब होता है जब कोई रिएजेंट उसको अटैक करता है। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म में इसकी झलक भी देख ली थी कि एसिड और बेस की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड जो है वो टोटल शिफ्ट तो नहीं हुआ। जो आपने टॉटोमेरिज्म में देखा वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं है। आज मैं ये इसीलिए लेकर आई हूं कि आप गलती से भी ये ना सोचें टॉटोमेरिज्म और इलेक्ट्रोमेरिक एक ही है। नहीं, टॉटोमेरिज्म में कुछ और था, एक जगह से दूसरी जगह एच जा रहा था, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? एच नहीं जा रहा, सिर्फ पाई बॉन्ड जो है वो अपनी जगह पूरी तरह बदल रहा है। इसका क्या करना है हमको लाइफ में? क्यों पढ़ा दिया? अगला चैप्टर, कुछ नहीं बता सकती इस चैप्टर में। अब आ जाता है मेरे पास आगे के दोनों इफेक्ट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, उसका एक भी एग्जाम्पल मैं तब दे पाऊंगी जब मैं आपको ये बता पाऊं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या है। इसको नोट करना ना करना चॉइस है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है जिसके ऊपर अगली आज से लेके टेस्ट से पहले जितनी क्लासेस हैं इन्हीं पे लगनी है। तो नोट करना ना करना है। केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है, आपके ऊपर है। मैं फ्लो से बता रही हूँ। एक जब हमने इसमें नॉमेनक्लेचर के बाद पढ़ना शुरू किया था तो हमें एक बात पता लग गई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी रिएजेंट से अटैक कराते हैं। रिएजेंट सिर्फ 2 थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आप करके आ गए। उसके बाद क्या बनता था बच्चों? एनीवन? इंटरमीडिएट। उसके बाद बनता था मेरे पास इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट से आगे जाना है तो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोडक्ट। तो मैं अब लास्ट पे आ गई इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो हैं जो बीच में बने होंगे, जिनको मैं आइसोलेट नहीं कर पाई। अगर मैं एक दिन या 1 घंटे के लिए भी आइसोलेट कर पाती तो वो मेरा प्रोडक्ट लिखती मैं कि प्रोडक्ट बना जी, हाईली रिएक्टिव था, 1 घंटा भी नहीं टिका या 5 मिनट टिका या 1 मिनट भी टिकता तो मैं उसको प्रोडक्ट की कैटेगरी में डाल देती, हाईली रिएक्टिव प्रोडक्ट बना। लेकिन ऐसा बना होगा पे चल रहा है, मतलब पक्का रास्ते में कोई ऐसी स्टेज आई होगी जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। तो अब मेरा चैप्टर खत्म होता है आके किस पे? इंटरमीडिएट पे। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते क्या है सिर्फ एक फ्लो में सुनिएगा। इसी के ऊपर अगली 3 क्लासेस हैं, जितनी भी लगनी इसी के ऊपर है। तो कुल मिला के 5 तरह के रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं। One is कार्बोकेटायन, अदर इज कार्बोएनायन, थर्ड वन इज फ्री रेडिकल। ये दोनों 12th में जाएंगे। कार्बीन थोड़ा तो डिटेल पढ़ाऊंगी, और नाइट्रीन। कुल मिला के 5 तरह के इंटरमीडिएट बनते होंगे। 90% ऑफ द रिएक्शन में ये बनेगा। बहुत ही चुनिंदा इक्का दुक्का रिएक्शन में आप ये देखोगे वो भी 12th में, और ये भी ठीक ठाक मिलेगा, 5-10% ये मिलेगा। तो कुल मिला के 5 रिएक्टिव इंटरमीडिएट दोनों साल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखने हैं। बाकी के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं। सो कार्बोकेटायन क्या है? कार्बोकेटायन का एक और नाम है कार्बोनियम आयन। ईयम होता है हर पॉजिटिव चीज के पीछे का सफिक्स। तो पहले मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, कार्बोकेटायन को एक और नाम से क्या बोलते हैं? कार्बोनियम कैटायन। ईएम स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो इसमें अगर आप देखें कार्बोकेटायन, नाम से क्या पता चल रहा है कार्बोकेटायन के बारे में? कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज मतलब वो डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया है। अब उसके पास पहले से वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे या टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, कुछ भी अगर मैं आपसे पूछूं तो आई होप आप देने लायक हैं जवाब, बट फिर भी मैं भी बात करूंगी।
कार्बोकेटाइन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बारे में 2-3 बात बोलती हूँ. इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यस. इट विल एक्ट एज लुईस एसिड, यस. इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यस. बस मुझे ये 3 चाहिए, बाकी तो जस्ट स्लाइड पर बहुत कुछ लिखना था तो लिख दिया. अगर ये आपके पास है तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा. सो कार्बोकेटाइन पहले तो पहचानने शुरू करें. अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन. ये कौन सा कार्बोकेटाइन होगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन. ये कौन सा कार्बोकेटाइन? अब देखिए, वो कार्बन जो कैटायनिक है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से. तो इसको क्या बोलूंगी? प्राइमरी. जो कैटायन वाला कार्बन है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से. तो उसको क्या बोलूंगी? सेकेंडरी. अब आप इसको नोट करें, इलॉजिकल है, ये आपको पता है और मेरे क्वेश्चंस भरे पड़े होंगे, तो एक बार सुना हुआ पता होना जरूरी है. और जो कर रहा है मेरे साथ साथ, नो इश्यूज. क्या पहली चीज आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकेटाइन पहचान पाओगे एवरीवन कि हाँ ये तो मैम ने तीनों टर्शरी दे दिए या ये दोनों प्राइमरी दे दिए? इस तरह की चीज मैं बोलूं, देखो जी ये तो प्राइमरी है सारे. कैन यू आइडेंटिफाई? फर्दर 1 कार्बन से जुड़ा तो प्राइमरी, फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा तो टर्शरी. तो ये तो मेरे पास कार्बोकेटाइन की कैटेगरीज थी. अब बनता कैसे होगा, कौन से रिएक्शंस में, पता नहीं. टू कंप्लीट इट्स कुंडली, एक एग्जाम्पल तो मेरे को लाना है कि भाई ये बनता कैसे होगा. पक्का हेट्रोलिटिक फिशन से बनता होगा. हेट्रोलिटिक फिशन में ही आयंस बनते थे कि ये पूरा का पूरा बॉन्ड एक Cl पे गया तो मेरे पास एनायन और कैटायन बना. तो अगले चैप्टर में आप देखेंगे इसका पक्का बॉन्ड ना होमोलिटिक ना टूट के हेट्रोलिटिक टूटा होगा, एक एनायन बना होगा और एक कार्बोकेटायन बना होगा. ये नेक्स्ट चैप्टर में लाइन आएगी. तो जब कार्बोकेटायन बना होगा तो अब आप सोचो, कुल मिला के कार्बन के अपने बॉन्डेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के गिनूं तो 1 2 3 4 5 6, ये सबको आता है. 7 8 जो एक बॉन्ड था वो कोई तोड़ के ले गया. कौन ले गया? क्लोरीन. अच्छा खासा इसने उस साथ एक शेयर किया हुआ था. क्लोरीन अपना जो ले गया सो ले गया, क्लोरीन इसका भी एक ले गया. तो इस वजह से कार्बोकेटायन का जनरेशन हुआ. तो जब कार्बोकेटायन का जनरेशन हुआ तो अब उसका वो हिस्सा जो मेरे को क्लोज करना है, बस हर रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में इतना पढ़ना है मुझे. आप देख के ये बताइए, जब 3 ही बॉन्ड हैं कार्बन के तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2. 4 सिग्मा बॉन्ड होते तो क्या होती? sp3. अभी क्या है? sp2. तो sp2 क्यों है भाई? जबकि कार्बन की अगर मैं एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट नहीं, एक्साइटेड वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये होती है. हुआ क्या? इसका ये बॉन्ड हाइड्रोजन से बना है, ये हाइड्रोजन से बना है, ये और ये कोई और लेके चला गया है. ये क्या है? खाली. यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2. बट बहुत इंपॉर्टेंट, एक वेकेंट p ऑर्बिटल खड़ा है इसके पास, खाली p, जो कि इसको लुईस एसिड बनने पे मजबूर करेगा नेक्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोफाइल बनने पे मजबूर करेगा नेक्स्ट चैप्टर में. और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई तो ये क्या हुआ? पक्का प्लेनर. sp2 का मतलब क्या ज्योमेट्री है? ट्रायगोनल प्लेनर. 120 120 वाला एंगल चेक. पिंक कलर के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, लेकिन एक इस पे खाली p ऑर्बिटल मौजूद है, ये रहा. तो कोई मेरे से पूछे ना व्हाई कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन एक्ट एज अ लुईस एसिड? बिकॉज ऑफ वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. ये सबसे अच्छा आंसर होगा. बिकॉज इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 है, ठीक है, बट सबसे अच्छा आंसर शॉर्ट एंड स्वीट विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होगा? बिकॉज वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. सब बात हो गई. अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट p ऑर्बिटल. अब वेकेंट मैंने क्यों बोला? मेरे सामने बच्चे बैठे हैं. अनहाइब्रिडाइज्ड p बोलने का मतलब ही यही है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. अनहाइब्रिडाइज्ड वो ही रह जाता है. तो आपके लिए कंप्लीट सेंटेंस ये बहुत है कार्बोकेटायन को किल करने के लिए कि मेरे को सब आता है. तो अब लेट्स फॉर्मुलेट. अब तक क्या क्या पढ़ा? sp2 एंड प्लेनर डन. इट फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलिटिक फिशन डन. अब आप 6 है और ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, और मैं कहूं तो ये लुईस एसिड भी बिहेव करता है, जिस पे आगे की क्लासेस हैं. ये 3 तो पहले ही पता थी मेरे को. अब जो मेरा मुद्दा है वो ये है, कार्बोकेटायन क्योंकि एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसकी लाइफ का मोटिव ही एक है, मेरे को किसी तरह से स्टेबल कर दो और 5 सेकंड तो रुकने दो. चार्ज इज पेन, चार्ज इज इक्वल टू पेन, नोबडी वांट्स टू हैव इट.
तो टू स्टेबलाइज, अपने आप को ही स्टेबलाइज करने के लिए, इट विल ट्राई टू डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा बहुत डीलोकलाइज वर्ड मैंने बोलना शुरू किया है, वो अब तो बहुत। ये क्या कोशिश करेगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, देखा पड़ोसी पे दे देता हूं थोड़ी देर के लिए, वो पड़ोसी कहेगा नहीं अगले पे दे देते हैं, अगले पे दे देते हैं, घूमते 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 ये यही काम करेंगे ताकि मेरा कार्बोकेटायन थोड़ी देर तो लाइफ ले ले, इतनी देर तो उसको लाइफ मिले कि वो बनने का आए कुछ। जब तक बॉन्ड टूट के वो बनने के लिए भी तो मोटिवेशन चाहिए। इंटरमीडिएट बॉन्ड टूटने के लिए भी क्या मोटिवेशन होगा, आगे कार्बोकेटायन बहुत बढ़िया बन रहा है, तोड़ देते हैं बॉन्ड। आपको यही ढूंढना है अगले चैप्टर में। मैं ये बोलूंगी इसके साथ इन तीनों में से कौन सा रिएक्ट करेगा, आप तीनों के कार्बोकेटायन बनाओगे पहले तो। अगर इसका बॉन्ड टूटा तो ये वाला कार्बोकेटायन, इसका ये वाला, इसका ये वाला, तीनों कार्बोकेटायन में आप क्या देखने वाले हैं अगली क्लासेस से या आज ही की क्लास में, दिस इज मोर पेनफुल, दिस इज लेस पेनफुल, ये बनेगा, इसका रिएक्शन होगा, बाकी दो का होगा ही नहीं। फिर अगला चैप्टर प्रोडक्ट पे जाएगा। सो पॉइंट यहां पर ये है कि मेरे को जो चीज ध्यान देनी है, कोई भी स्पीशीज जिस पे चार्ज है नॉट हैप्पी, इट विल ट्राई टू स्टेबलाइज द चार्ज। हाउ इट विल ट्राई टू स्टेबलाइज और न्यूट्रलाइज द चार्ज, बाय डीलोकलाइजिंग इट। आजू बाजू वालों को फेंकता रहेगा, चार्ज नहीं है मेरे पास, डिनायल मोड में रहेगा, है ही नहीं मेरे पास, मैंने अगले को दे दिया, उसने अगले को दे दिया। दिस इज वॉट इंटरमीडिएट डज टू मेक श्योर दैट दे कैन एग्जिस्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो पहला कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हो गया जो सबसे बड़ा है। दूसरा, पहला था कार्बोनियम आयन, दूसरा है कार्बो एनायन। अब कार्बो एनायन का मतलब समझ ही रहे होंगे नाम में। अब आप लोग मुझे हेल्प करोगे, एक पढ़ा दिया ना, सेम पॉइंट्स में आप लोग हेल्प करोगे। कार्बो एनायन यानी कार्बो एनायन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आता है बच्चों? जब एक उधार ले लिया किसी से। मेरे पास वैलेंस शेल में या टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे कितने होते हैं? 6। किसी और का इसने उधार ले लिया तो कितने हो गए? 7। ठीक है, लेकिन यहां अकेला कार्बन तो नहीं है, कार्बन के साथ कुछ चीजें बॉन्डेड भी हैं, तो हमें बॉन्डिंग से ज्यादा अच्छा समझ आना चाहिए। तो ऐसा एक कार्बन यहां पर सबसे पहले देखिए, दिस ऐसा एक कार्बन जिसने 3 बॉन्ड तो बना ही रखे हैं किसी के भी साथ, यहां मैंने H लिखा है, किसी के भी साथ बना रखे, और एक नेगेटिव चार्ज। लेट्स चेक इसका क्या मतलब है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा है, ये डेफिशिएंट नहीं है, राइट? तो इसका ऑक्टेट पूरा है। कैन समबडी गेस इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 क्यों नहीं? बॉन्ड तो 3 ही है। आई वॉन्ट टू हियर काउंटर। क्या काउंटर दे रहे हो? लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो कॉन्फिडेंस से बोलिए sp3। ये लोन पेयर हो गया, नॉन बॉन्डेड है, ठीक है। वो नेगेटिव चार्ज इसलिए कि अपना तो था नहीं, किसी और से छीन के रखा हुआ था। फिर तो अब अगर मैं बात करूं, ये मेरे लिए कार्बो एनायन हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा। नाउ हाइब्रिडाइजेशन भी आपने बता दी, फिर तो बचता ही क्या है? चेक, ये सेकेंडरी कार्बो एनायन, ये टर्शरी कार्बो एनायन। वो जो नीचे जो लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट अभी आने वाला है, मैं तब बताऊंगी। तो आपके पास सिर्फ अभी वो येलो कलर से मोर लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड 2-3 स्लाइड्स बाद रिपीट होगा, तब अभी आपने बात ही नहीं करनी। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा। डन। अब इसका केमिकल बॉन्डिंग पार्ट जो मैं करा चुकी हूं, जो शॉर्टकट फॉर्म से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकलवाए थे वो ये थे। तब इसको ऑर्बिटल में लिया था नहीं लिया था मुझे याद नहीं। चेक, ये तीनों क्या हुए? बॉन्डेड वाले। ये क्या हुआ? हाइब्रिडाइज्ड बट हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं लोन पेयर भी कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, वो बात अलग है, मांगा हुआ है किसी से एक। तो ये हुई इसकी लुक, पूरा कहीं लुक। ज्योमेट्री क्या है इसकी? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। शेप क्या आई? ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। शेप क्या आई? लोन पेयर डू नॉट फॉर्म अ कॉर्नर, पिरामिडल, राइट? इसकी शेप क्या हुई? पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल। तो शेप आ गई, नॉन प्लेनर आ गई। पिरामिडल तो इज दिस, तो ये तो नॉन प्लेनर होगी। यस, ये नॉन प्लेनर है। अब sp3 नॉन प्लेनर जनरली। ये जनरली क्यों? एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, एरोमेटिसिटी। कुछ जगहों पे, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव बुक्स में एरोमेटिसिटी जीओसी का ही रखा है, बट जीओसी कितना बड़ा कर दें हम, टेस्ट कब लें, आपका कंसोलिडेशन कब करें?
तो एरोमेटिसिटी को जो एनसीईआरटी ने नेक्स्ट चैप्टर में लिया है, मैं भी नेक्स्ट में लूंगी, बिकॉज लिखा है जनरली वो आपको बताना चाह रही, वो एरोमेटिसिटी, उसका एग्जाम्पल अगले चैप्टर में आएगा। कहीं पर भी ये कार्बो एनायन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्टेबिलिटी क्यों अटेन करनी है इसको? भाई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पड़ोसी को देने के लिए, क्योंकि मुद्दा क्या है, किसी को दे दो। नेगेटिव चार्ज पड़ोसी को देने के लिए अब हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमें स्टेबल होना है। उस नेगेटिव चार्ज को पड़ोसी को देने के लिए ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन भी बदल लेगा। अब मत पूछना क्यों, क्योंकि अब जब इसको दिख गया मेरे पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, मुझे पड़ोसी को देना है, पड़ोसी को देने के लिए देखा वो तो प्लेनर है, मैं नॉन प्लेनर हूं पिरामिडल, ये अपनी ज्योमेट्री को कॉम्प्रोमाइज कर लेता होगा ताकि ये पड़ोसी को अपना नेगेटिव चार्ज दे सके। इसका डिटेल पूरा हकल लॉ, हकल रूल आएगा तब पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये मैक्सिमम जगह नॉन प्लेनर है। समटाइम्स इट कैन बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑल्सो। किसी की इच्छा है लिखने की, लिख लीजिए नेक्स्ट चैप्टर एरोमेटिसिटी, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में तो डिटेल खूब पूरा एक लेक्चर एरोमेटिसिटी पे आना, डिटेल में बात होगी। तो इसीलिए जनरली लिख दिया नॉट ऑलवेज sp3, there are cases where it will go to sp2 also, अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए। सो अब कार्बो एनायन इंटरमीडिएट मेरे को 11th क्लास में किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। 12th में भी काफी लेट जाके एक रिएक्शन आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, वहां जाके आपको कार्बो एनायन मिलने वाला है पहली बार। तो कार्बो एनायन होता क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कोई फंक्शनल ग्रुप पहचानेगा कौन सा है, क्या है, क्या दिया है मैंने IUPAC नेम? एल्डिहाइड। तो 11th का हिस्सा मेरा इंटैक्ट रहेगा तो 12th में बहुत फायदा होगा। एल्डिहाइड को जब आप बेस देते हैं, लग तो रहा है ये कीटो इनोल टॉटोमेराइजेशन की ही बात हो रही है, बट ऐसा है नहीं। इसको बेस देते हैं तो ये बनता है। कार्बन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो वहां आप पढ़ेंगे 12th में एल्डोल कंडेंसेशन नाम का रिएक्शन, जिसमें साफ लिखा होगा इंटरमीडिएट इज कार्बो एनायन। पास क्या दिया है मैंने यहाँ पर? एल्डिहाइड। आपने इसको एक बेस दिया, एक रिएक्शन है 12th का, वहां पर आपको बताया जाएगा जी इसके अंदर कार्बो एनायन नाम का न्यूक्लियोफाइल बना। तब आपने हाथ खड़ा किया, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कार्बो एनायन क्या होता है, बैक टू GOC, राइट, ये बना। एक और रिएक्शन दे रही हूं, ये इसमें क्या हुआ है, एक H निकला और कार्बन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव। कार्बो एनायन इज दिस, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया मतलब कार्बो एनायन। अगेन ये भी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, पूरी जान लगा देगा किसी तरह से मेरा नेगेटिव चार्ज पड़ोसी, उसके नेक्स्ट पड़ोसी या उसके भी नेक्स्ट पड़ोसी पे पहुंच जाए। क्लियर कार्बो एनायन सबको? तीसरा फ्री रेडिकल। अब आप ये सोचो, आपने अभी थोड़ी देर में क्या देखा, एक तो देखा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता हुआ ड्यू टू हेट्रोलिटिक फिशन, फिर आपने एक देखा इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता हुआ ड्यू टू अगेन हेट्रोलिटिक फिशन। अगर किसी कार्बन पर हेट्रो के बजाय होमोलिटिक फिशन होगा तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को बराबर बराबर लौट जाएगा। ठीक है जी, लौटा देते हैं। तो जब इसमें यहां पर मैंने आपको कहा CH3 और H होमोलिटिक फिशन हुआ, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन लौट गया अपना अपना, ना किसी का छीना गया ना किसी को एक्स्ट्रा दिया गया। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो नहीं लगा सकती, इसका अपना लौट के आ गया। जब अपना लौट के आ गया तो उसको किससे करते हैं, डिनोट डॉट से। पॉजिटिव कब लगाती, जब इससे ये छीन लिया गया होता। नेगेटिव कब लगाती, इस डॉट के साथ एक सामने वाले का और छीन के हम ले आए होते। तो इनको क्या बोलते हैं, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, राइट। फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो इसको मैंने फ्री रेडिकल बोल दिया बच्चों। तो ये कौन सा फ्री रेडिकल हुआ, मिथाइल। ये कौन सा हुआ, प्राइमरी। ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी। ये कौन सा हुआ, टर्शियरी। तो ये आपके फ्री रेडिकल्स हुए। अब ये फ्री रेडिकल्स आपको सिर्फ पहचानने हैं, बाकी तो 2-3 क्लासेस अगली इसी पे घूमनी है। मुझे अगेन इसकी केमिकल बॉन्डिंग चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर का डिटेल चेक। 3 तो बॉन्ड बने हुए हैं, अब एक है ऑड इलेक्ट्रॉन। मेरे को नहीं पता मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराऊं, मेरे को नहीं पता ना कराऊं। लोन पेयर होता तो मैं शर्तिया पार्टिसिपेट करा देती, वेकेंट होता तो मैं निकाल देती। अब एक इलेक्ट्रॉन है, डिपेंड करेगा
कि कहीं ये किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहा है या स्टेबिलिटी के चक्कर में कुछ ये करेगा आगे जाके? यस करेगा। अगेन एरोमेटिसिटी, इसका होना क्या चाहिए लॉजिकली? sp2 आपकी नॉलेज के हिसाब से। क्यों sp2? भाई बॉन्ड तो 3 ही बन रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो सिर्फ बॉन्डिंग वालों का होता है और ये लोन पेयर है नहीं। लेकिन कोई ये भी कह सकता है लोन पेयर क्यों नहीं है, चाहे पेयर नहीं है लेकिन लोन इलेक्ट्रॉन तो है। तो इसीलिए इट कैन बी sp2, इट कैन बी sp3 डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मैं क्वेश्चन ले भी नहीं पा सकती थी क्योंकि मुझे पता है मैं आगे का उस वक्त पढ़ा नहीं सकती थी। अब लेंगे, कहाँ sp2 मिलेगा, कहाँ sp3 मिलेगा, क्या जरूरत पड़ गई इसको sp3 बनाने की, क्या जरूरत पड़ गई इसको sp2 में ही रहने की। विल सी टू गेट स्टेबलाइजेशन कुछ भी करेगा और वो कुछ भी में आएगी sp2 और sp3 जिसके लिए हमें अब पढ़ना है। होमोलिटिक फिशन से बनता है एवरीवन, और ये क्या बिहेव करेगा? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रॉन मांग ही रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने की, ठीक है, 2 नहीं मांग रहा लेकिन 1 तो मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग। गौतम क्लियर हो रहा है ये? तो इट इज गुड इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो। अगेन ये भी अपने डॉट को, रेडिकल को, अकेले इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा? डीलोकलाइज, एज इफ इट डू नॉट बिलोंग टू मी। दैट इज हाउ वी विल चेक दीज इंटरमीडिएट्स। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके खाते में? इट कैन बी प्लेनर और पिरामिडल, वो तो डिपेंड करेगा ना sp2 है कि sp3 है। यही मेरा काम है अब अगले चैप्टर्स में और अगले टॉपिक्स में। कहीं पर फ्री रेडिकल sp2 है तो कहीं पर sp3 है, वही हम मार्जिनलाइज करेंगे भाई यहां यहां क्या है, राइट। अब जो लोग नोट नहीं कर रहे थे ये नोट करना पड़ेगा क्योंकि ये पहली और आखिरी बार 11th में ही आता है, इसका काम 12th में आएगा। ये वो हिस्से हैं जो हम 11th में कराते हैं बट काम 12th में आते हैं, ये नोट करना पड़ेगा। ये 12th में पढ़ाया नोट नहीं कराया जाएगा। चौथा इंटरमीडिएट, इसका नाम क्या है? तो नाम में ही पता चल रहा है कोई आयन तो नहीं है। बट अगर इंटरमीडिएट कोई बोले आज के बाद, आज के इस लेक्चर के बाद, तो इतना तो शायद हमें पता लग गया इंटरमीडिएट वो है जिसके ऑक्टेट में कुछ गड़बड़ हो रखी है। या तो ऑक्टेट पूरा नहीं है या पूरा है तो किसी से मांग के लिया हुआ है, चार्ज है। इंटरमीडिएट है ही वो चीज जिसमें या तो ऑक्टेट पूरा ना हो या कोई चार्ज आया वो। इतना कुछ आपको थोड़ा थोड़ा नोटिस करना शुरू करना चाहिए। तो मैंने कौन सा लिखा? कार्बीन। तो जरा पहले कार्बीन को समझते हैं। मैं कार्बीन का इकलौता एग्जाम्पल जो आपके पास क्लास 12th में आएगा वहां पे पहुंचती हूं, CCl2, राइट। कार्बीन, कार्बीन एक इंटरमीडिएट है। कमाल की बात है, आप इसकी जरा बॉन्डिंग देख के मुझे बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 बॉन्डिंग वाले अपने और सामने वाले के 4 और 2 इसी के अपने 6। तो ये बात समझने के लिए मेरे को इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पे भी आना पड़ेगा और पहले तो ये समझ में आना चाहिए भाई ये इंटरमीडिएट क्यों है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये बन के खुद जिंदा रह ही नहीं सकता। ये तो कहीं बीच में गलती से बना होगा 1 सेकंड को और मेरी मशीन ने पकड़ लिया कि ऐसा कुछ आया है बीच में, पकड़ो क्या, और उस पर रिसर्च टीम बैठी कि कुछ बना 1 सेकंड के लिए तो हमने उसको पढ़ने की कोशिश की। ये है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो कार्बीन जो है उसमें सबसे कमाल की बात, चार्ज नहीं है कोई, फ्री रेडिकल पे भी चार्ज नहीं था, फेयर। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर शेयरिंग, कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि 6 स्टेट है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल भी है। अब सीधा मुद्दा आता है कि कैसे पॉसिबल है। एक बार देखें बच्चों कैसे पॉसिबल है, ये 12th में बहुत ज़्यादा काम आना है। अभी अनमोल को याद नहीं आएगा किस रिएक्शन में, और नहीं पूछूंगी मैं, बट हिंट ज़रूर दूंगी। सोचो 4 बॉन्ड बने होते हैं इसके, राइट। 4 बॉन्ड कैसे बनते हैं कार्बन की? मैं अगर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पे आऊं तो ये होती थी, फिर 4 अटैक कर रहे होते तो एक्साइट करके यहां आगे ले जाती थी। वीबीटी तो यही कहता था ना ये आगे कब जाएगा, जब 4 आ रहे होंगे। अब इसके पास कितने आ रहे हैं? 2। ये क्यों एक्साइट करेगा? आ ही 2 रहे हैं और 2 क्लोरीन आ रहे हैं, दोनों के लिए उनके पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है। एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, बॉन्ड बना के हैप्पी। बन गए 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ये क्या रह गया? नॉट बॉन्डेड। व्हाट डू आई कॉल इट? क्या बोलूं इसको? वैलेंस शेल में जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं
लोन पेयर। तो सीधे बोलो ना, मेरे को हिंट क्यों देनी पड़ रही है, इनको क्या बोलूं पे आंसर दो, लोन पेयर। अपना ऑक्टेट पूरा है नहीं, फिर भी लोन पेयर रखे बैठे हैं, कमाल ये है। तो ऑक्टेट पूरा नहीं है तो पक्के से ये इंटरमीडिएट ही है। तो कार्बीन क्या होता है, कुछ देख के समझ आया? अब कार्बीन दो तरह का हो सकता है, क्या पता ऐसा होता और मैंने ना बताया हो, एक्साइट हो गया और दो क्लोरीन इससे बन गए, ये भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ये भी तो नॉन बॉन्डेड है, राइट? उसमें मैं इसको पेयर नहीं बोलूंगी बस। तो अब जरा कार्बीन को इत्मीनान से समझते हैं है क्या। कार्बीन के पहले 3 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, लेकिन 2 टाइप्स ऑफ कार्बीन जो आपको ढंग से नोट करके समझना है। आज आपके घर पहुंचने से पहले ये अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसके अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और इफेक्ट्स और आइसोमेरिज्म में सिर्फ टॉटोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, ठीक? अगर तो वो चीज जो मैंने बताई पहले वो होता कि ये एक्साइट ही नहीं हुआ, फिर 2 बॉन्ड बन गए, और अब इसमें आप ये सोच के देखो, 2 बॉन्ड बने नहीं बने वो बाद की बात है, लेकिन एक पेयर ऐसा एक्साइट ही नहीं हुआ, ये इन दोनों के साथ, इसको जो भी आने वाली चीज थी उसने इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाना था। माय पॉइंट इज, अगर ये तो जो नीचे बना हुआ है इसे अभी इग्नोर करिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन में आपसे पूछती तो क्या देते, sp2। तो इसका मतलब ये क्या होता, प्लेनर, sp2 होता, प्लेनर होता। इसको अभी इग्नोर कीजिएगा, क्या है, लीव इट। सिंपली इसको देखिए, इतना सबको समझ आ गया? माय पॉइंट इज, क्या इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है? यस, ये कम स्टेबल होगा। क्यों कम स्टेबल होगा आखिरी में बताऊंगी, अभी नहीं, बट ये कम स्टेबल होगा। एक खाली ऑर्बिटल बचा हुआ है शायद, इसलिए जो मर्जी आप सोच लो, अभी ये कम स्टेबल है। जनरली ये इतना कम स्टेबल है कि ड्यूरिंग रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनता है। ये इतना कम स्टेबल है कि रिएक्शन के दौरान बीच में बनता है, अदरवाइज बन ही नहीं सकता है। अब मुझे बताइए, जब बॉन्डिंग हो गई सब, तो ये डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक? अब आप पैरा बोले डाया बोले, पढ़ाना है मेरे को। सबसे पहली चीज, ये सबको क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया। जनरली दिस इज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। अब अगर आप देखें जिसके आगे मैं खड़ी थी, ये डायामैग्नेटिक है। क्यों डायामैग्नेटिक है, अब फिर से बता देती हूं। भाई बॉन्ड बन गया ना, इसका और इसका तो बॉन्ड बन गया ना। ये तो मैंने सिर्फ कार्बन का दिखाया, फिर ये भी तो बताया 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तुम लोगों ने sp2 क्यों बोला? क्योंकि ये लोन पेयर, ये दोनों बॉन्ड पेयर। तो जब बॉन्ड बन गया तो काहे का अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना, डायामैग्नेटिक। इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक। पहले इस पे एग्री करो, क्योंकि मैंने यहां पर इसलिए नहीं बनाया कि मैं अकेले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही थी। अब तो पता है रेड कलर के एरोज किस बात के, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस डायामैग्नेटिक। और क्या मतलब होता था डायामैग्नेटिक का? डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, उसको कहते हैं पैराडाया का फर्क। कि कोई भी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करती है, अट्रैक्ट होती है, नॉट रिस्पॉन्ड, अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड, उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। जैसे O2 गैस, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, π* 2px, π* 2py में। लेकिन अगर कोई चीज अट्रैक्ट नहीं हो रही, रेदर रिपेल हो रही है, उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक, जैसे कि H2, राइट? तो हम पहले समझें ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बीन का फर्क। तो सबको दिख रहा है सिंगलेट कार्बीन क्या था। अब ट्रिपलेट कार्बीन क्या होगा? मान लो कार्बन के तो बॉन्ड बनाने से पहले ही तय, कार्बन को मेरी टेट्रावैलेंसी है, मेरे को 4 बॉन्ड बनाने हैं। उसने किसी को देखा गिने बिना अपने आप को एक्साइट करके रखा हुआ, आओ 4 बॉन्ड बनने हैं। लेकिन हुआ क्या, आए 2 ही सिर्फ। कौन 2 आए? Cl। तो ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन, प्रभनूर हाइब्रिडाइजेशन। आज जो भी थोड़ा भी नींद में है ना, थोड़ी भी उबासी में, थोड़ा भी ड्राउजी है, वो रुकेगा। क्लास के बाद मुझे बात करनी है क्या माजरा है, मंडे को क्या माजरा है। ऐसा जब हफ्ता एंड हो रहा हो तो समझ में आए क्या वजह है। जो सुस्ताए सो रहे हैं, मेरे को आज रोकना है उनको, जिनके नाम लू रुक जाना आप क्लास के एंड में। हाँ, sp, क्यों? क्योंकि 2 ही बॉन्ड। यहां कितनी हो रही थी, sp2, फर्क आ गया। यहां क्या हुई, sp, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड जिसने बना लिए। ये दोनों क्या है, दोनों अनपेयर्ड।
इट इज नॉट लोन पेयर, ये दोनों के दोनों नॉन बॉन्डेड हैं, ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बच्चों? sp। क्या इसमें कोई वेकेंट ऑर्बिटल बचा? नहीं। इसमें था? यस। इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव है ये। इसमें खाली ऑर्बिटल पड़े थे, ये वाला खाली ऑर्बिटल होने की जी पहले एक्साइट हो गया। मैंने यही कहा कार्बन का नेचर क्या है? टेट्रावैलेंसी। पूरा यूनिवर्स जानता है कार्बन का नेचर टेट्रावैलेंसी है। कार्बन ने जैसे ही देखा मेरे पास कोई आ रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं, 12th में बताऊंगी कैसा होता है, बट अभी तो मुझे कोई भाषा इस्तेमाल करनी है। कार्बन ने पहले ही तैयारी कर रखी है, आई नीड 4 बॉन्ड्स बिकॉज मेरे को ऑक्टेट पूरा करना है। लेकिन उसको थोड़ा सा धोखा मिला जी, आए 2 ही क्लोरीन। तो उसने क्या किया? 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। जब आप 12th में रिएक्शन देखेंगे, इकलौता रिएक्शन है कार्बीन का, इकलौता रिएक्शन है, नहीं राइमर टाइमन रिएक्शन। एल्कोहल फिनॉल चैप्टर जाना ही इसी से जाता है। राइमर टाइमन रिएक्शन में कार्बीन बनेगा। एनीवेज तब बताऊंगी 4 बॉन्डेड थे, 2 उठा के ले गए, बचा ये। तो ये सारी चीज वहां जाएगी। अभी आप नहीं इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। ये अच्छा खासा पैरामैग्नेटिक होगा, राइट? ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल है? नहीं, मतलब पार्शली फिल्ड है, खाली नहीं है। तो आपके पास यहां पर साफ तौर पे पता चल गया दोनों में फर्क। ये वेकेंट ऑर्बिटल रखे बैठा है, ये कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव था, ये कम स्टेबल था, ये फिर भी शायद 1-2 सेकेंड को बन पाया। इसको मैं लोकेट कर पाई, एक रिएक्शन में ला तो पाई आपके लिए। एक ही रिएक्शन है पूरे 2 साल में जिसमें ये मिलेगा। इसके बाद अब समझ आ गया मोर स्टेबल क्यों? सारे ऑर्बिटल को कुछ कुछ तो मिला हुआ है, पूरा खाली तो कोई भी नहीं है। तो सभी ऑर्बिटल को कुछ कुछ मिला हुआ है, इसीलिए मेरे पास ये सिचुएशन थी। नाउ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक समझ आ गया। अब नोट करिए क्यों मैंने इसको सिंगलेट ट्रिपलेट बोला, कोई लॉजिक था? यस, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या था, उस पे हेडेक लगाएं हम, पूरा सोचें, उसके बजाय सीधे मैंने फॉर्मूला दे दिया। जब आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे तो आपने देखा था होन्स रूल भी आया था ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसका मतलब क्या था? ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में हो, मतलब सारे ऑर्बिटल में अगर 3 हैं, डी के 5 हैं, तो पांचों में सेम स्पिन होनी इज नेचर में प्रेफर्ड। तो मल्टीप्लिसिटी वर्ड थोड़ा बहुत वहां सुना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसी भी एटम की अगर निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू टोटल स्पिन। मॉड क्यों? कोई स्पिन को प्लस हाफ ले ले, माइनस हाफ ले ले, मेरा तो आंसर खराब कर देगा वो। इसीलिए आप जानते हैं स्पिन में प्लस और माइनस का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, वो सिर्फ एक था पैरेलल की एंटी पैरेलल, मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो सिर्फ उसके लिए मैंने टोटल स्पिन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो टोटल स्पिन कितनी होगी? हाफ, हाफ और हाफ। कितनी? 3/2। 2 है तो कितनी होगी? 1। 1 है तो कितनी होगी? हाफ। टोटल स्पिन का मतलब ये ट्वाइस द टोटल स्पिन प्लस 1। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला है। तब आपको रिवीजन शीट में भी दिया गया था, बट मैं मान लूं हम भूल गए हैं। टोटल स्पिन मुझे पहले वाले केस की निकाल के दीजिए, इसकी। इसको मत देखना, ये पता नहीं क्यों बना रखा है मैंने, क्या सोच के बना रखा। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला याद है? ट्वाइस ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1। तो जब 1 आया, सॉरी 1 आया तो नाम सिंगलेट बनता है ना। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिए, किसकी? इसकी। यही तो, इसलिए तो छुपा लिया फटाफट, दिमाग लगाओ। यस, जो बचे हैं, जो बचे हैं, बचे तो 2 ही है ना, ठीक है। सो चेक, टोटल स्पिन क्या होगी? अब एस कर दिया टीएस की जगह, हाफ और हाफ 1, ट्वाइस दिस प्लस 1 3। दैट इज वाई ट्रिपलेट। ये एक बार का जेई का सवाल है, क्यों इसको ट्रिपलेट कहा गया। इस पे कार्बीन पे आप पे अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट पे आएगा। वो इकलौता एक राइमर टाइमर रिएक्शन में, और बहुत कुछ पूछने को ये नहीं पूछते। कार्बीन को फॉर वंस एंड ऑल क्लोज कर दिया। नाइट्रीन का इतना ही आना चाहिए आपको, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नाइट्रीन किसको कहते हैं? वो ये है। अभी सिर्फ ये पता होना चाहिए, हाँ नाइट्रीन नाम जाना पहचाना है, बस।
तो यहां पर क्या खत्म हुआ, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जरा रिवाइज कराइए मेरे को, कॉपी बंद, कॉपी टोटल बंद। जितने भी इंटरमीडिएट पड़े मिला के ये कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे और कौन कौन से? दो। कौन सा? कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। तो कार्बीन भी तो हो गए ना, तीन थे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे। कार्बोकैटायन डिक्लेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फ्री रेडिकल का कौन सा ऑक्टेट पूरा था, उसके भी 7 ही थे, वो भी डेफिशिएंट, और तीसरा कार्बीन भी डेफिशिएंट। मैं अच्छा बताओ इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन दिख रहा है इसमें? हाँ, नाइट्रोजन। गिनना टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6। कितने लोन पेयर? बिल्कुल सही, ये भी है। लोन पेयर 1 हो 2 हो, अब इसको मैंने कुछ पढ़ाना ही, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, तुम कर लो गलती। यस, इसमें बस कौन डेफिशिएंट है? नाइट्रोजन। बाकियों में कौन डेफिशिएंट था? कार्बन। अच्छा, किसकी कंफर्म्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? कार्बो एनायन की। उसके भी चांस हैं शायद कभी sp2 दिखा सके। अच्छा, sp2 जिसकी श्योर शॉट कंफर्म्ड 100% ऑलवेज sp2 है, कार्बोकैटायन। फ्री रेडिकल में भी दोनों मामले बताए गए और कार्बोनियम आयन में भी दोनों मामले बताए गए। इसमें बताना नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्यों? sp क्यों? sp2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर, स्टेरिक नंबर हुआ 3 हुआ तो sp2। चलो, आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स तो आ गए। अब मेरे को रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इसीलिए पहले कराने जरूरी थे, वरना मैं इफेक्ट्स नहीं करा पाती। सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा, इसको भी 2 साल के लिए 100% क्लोज किया जाएगा। नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर क्लास 12th, नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर, नॉट इवन अ सिंगल लाइन। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको पहले जितना मैं समझाऊं समझेंगे, जो नोट करने वाले लोग हैं उसके बाद नोट करेंगे। ये सबसे आसान टॉपिक है और ये फ्लो में ऐसा हो जाता है, उसको समझ नहीं आता लिखने की भी क्या जरूरत है इसको, इसीलिए पहले पूरा समझेंगे। और जिसको लगता है मैं स्लीपी हो जाता हूं वो लिखता रहे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज होती है ये समझते हैं। किसी भी कार्बन चेन, अब कार्बन चेन का मतलब है एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें फर्दर ब्रांचिंग है, नॉट माई हेडेक एट ऑल। किसी भी एग्जिस्टिंग कंपाउंड, किसी भी कार्बन चेन के एंड में एक ऐसे ग्रुप का लगा हुआ होना जो परमानेंटली अपनी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसका देता है कार्बन पे, उसकी आदत है। इफ यू आर कार्बन चेन, आई एम द ग्रुप, और एंड में, और मेरी हैबिट है थोड़ी सी ही सही मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी तरफ खिसका दूं, तो आई विल बी आस्क्ड कि क्या है, ये क्यों है, तो आई विल बी सेइंग मेरा इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, और मेरा नेचर है मैंने इलेक्ट्रॉन खिसकाने, तुम रोक नहीं सकते, उसको तकलीफ है फिर भी नहीं रोक सकते। इट्स नॉट कि उसको चाहिए इसलिए, नहीं, उससे कोई पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन इस ग्रुप का नेचर है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट करने का। आप देखिए सारे इफेक्ट्स में आप पढ़ने क्या वाले हो, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। अभी तक एक ही इफेक्ट पढ़ा है, इलेक्ट्रोमेरिक, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट मूवमेंट था। इसमें क्या है, कोई कंप्लीट मूवमेंट नहीं है, हल्का सा खिसका दिया, बस थोड़ा सा इसकी तरफ खिसका दिया। इस थोड़े से को मेजर नहीं कर सकते, पूरा इलेक्ट्रॉन तो दिया नहीं, थोड़े से के लिए क्या साइन है, आपने डायपोल मोमेंट में भी डेल्टा दिखा था, राइट। जब बहुत ही छोटा सा हो अमाउंट तो उसको पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कर देते हैं। इसको थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दे दिया, अब इससे इसको तकलीफ है तो दिक्कत, और फायदा है तो हमें फायदा हो जाएगा, वही हम देखेंगे पढ़ क्यों रही है इसको जब इसकी एप्लीकेशन आएगी। बट इस कार्बन पे क्या चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव, खुद पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोल दिया गया, प्लस आई इफेक्ट, राइट। क्लियर है। अगर यानी कि पहली, अभी मतलब मेरी तरफ से कोई लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे एक बार इसकी डिफाइन करने दीजिए, जैसे ही प्रैक्टिस में आएंगे तब आपका लिखाई देखी जाएगी कि भी हाँ लिखना चाहिए तो लिखो। अगर कोई ग्रुप पंप्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग प्लस आई इफेक्ट। लेकिन इसी में
इसकी वजह से होगा क्या पड़ोसी कार्बन के ऊपर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। दोनों पॉइंट से एग्री कर रहे हैं। पहले देखिए, इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पंप करने को बोला गया प्लस आई इफेक्ट। उसकी वजह से पॉइंट नंबर 2, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई। पहले जितना था उस पे पार्शियली से ही नेगेटिव चार्ज तो आ गया। इस पे एग्री कर रहे हैं सारे लोग। इसी का ऑपोजिट नीचे बनाया। जब दो एक साथ पढ़ेंगे तब क्लैरिटी ज्यादा आएगी। चेक इट्स ऑपोजिट। अब ये ग्रुप कौन है? थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने वाला, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। हम सीधे तौर पे कहते हैं इनऑर्गेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही ऑर्गेनिक में इंडक्टिव इफेक्ट का नाम दे दिया। बस वहां अकेला एटम होता था, यहां ग्रुप है। तो इस ग्रुप ने क्या किया? पार्शली थोड़ा सा कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली। वो देना नहीं चाह रहा बट खींच ली, नेचर है इस ग्रुप का। तो ग्रुप ने अपने पे क्या चार्ज लिया बच्चों? पार्शियल नेगेटिव। इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? माइनस आई। ग्रुप pulls electron density from any carbon through sigma bond. That effect is called as minus I. थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली। इसकी वजह से पड़ोसी कार्बन पे क्या असर आया? उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई। अब जिनको रिटेन करना है, रिवाइव करना है, वो इसको रीड करें। जिनको लिखना है वो इसको लिखें और बताएं। कहीं कोई इशू टू एनीवन। प्लस आई और माइनस आई का मतलब ये कहां यूज होगा, ऐसा क्यों हुआ, नो क्वेश्चन। लेकिन जो चीज बोली उसमें कुछ गड़बड़ है तो यस, कि ये नेचर है ग्रुप्स का, या वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे या वो इलेक्ट्रॉन देंगे, बहुत थोड़े से, वाया सिग्मा बॉन्ड ओनली, नो पाई बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट। इलेक्ट्रोमेरिक आया तो मेरे को क्या सोचना है? पाई बॉन्ड का टोटल अपनी जगह छोड़ के किसी और एटम के पास चले जाना। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब कोई जगह नहीं छोड़ रहा, कुछ नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी एक तरफ हो रही है, राइट? बस इतना चाहिए। अभी इससे आगे आप सोच रहे हैं तो फिर मेरी जगह ही खड़ा होना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो किसी ना किसी बहाने मैंने बताया, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। एक बॉटल में अगर एक मॉलिक्यूल पड़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको किसी रिएजेंट का वेट नहीं करना इंडक्टिव इफेक्ट शो करने के लिए। ये हमेशा एक मॉलिक्यूल में लग रहा होता है, राइट? ये हमेशा, इसको किसी हीट की, किसी लाइट की, किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। मॉलिक्यूल बनते ही उसके अंदर इफेक्ट होता है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है और 3 कार्बन के बाद इट वैनिश। पहले ही बहुत कम था, तीसरे कार्बन तक आते आते इस इफेक्ट का वजूद खत्म हो जाता है ही नहीं। सबसे कम लगने वाला, सबसे कम काम में आने वाला इफेक्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि बहुत हल्का होता है, बहुत माइन्यूट होता है। इसका मैग्नीट्यूड मेजर ही नहीं कर पाए, तभी हम पार्शियल पे चल रहे हैं। लास्ट, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, पाई बॉन्ड का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये 3 बातें, जिसको साइलेंट फीचर्स बोलिए या इट शुड बी इन्वॉल्व्ड इन डेफिनेशन बोलिए, वो ये थी। इतना इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हुआ सबको कि क्या होता है, बस इतना, और कहां होता है, राइट? और तीसरे कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट मर जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अप टिल 3 कार्बन ही इसकी अप्रोच होती है। तो कितनी इनमें डेफिनेशन बता लूं, कुछ भी बता लूं, फायदा आपको तब होना है, समझ तब आना है जब मैं इसका इफेक्ट दिखाऊंगी। अब कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं? अब आपने कुछ जुगाड़ बताना है इसमें मेरे को। वो जुगाड़ क्या, मुझे बताइए। ये पहले 3 उनके मैं बता दूंगी। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है बच्चों, यानी यहां से ये किसी कार्बन चेन, लीव इट, सॉरी, ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज, दिख रही है सबको कार्बन चेन, एवरीवन? पहले इसका बताती हूं, फिर इसका जुगाड़ आप बताएंगे। ये ऑक्सीजन नेगेटिव, this oxygen negative is in pain. What pain? I am holding a charge which is making me unstable. पड़ोसी को थोड़ा सा वाया सिग्मा बॉन्ड खिसका दिया। खिसकाया कि नहीं? यही चल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इतनी देर से। समझने की कोशिश तो ये, इस पे क्या चार्ज आएगा? वेरी स्मॉल। अगले पे क्या चार्ज आएगा? वेरी वेरी स्मॉल। किसी छोटे को मल्टीप्लाई कर दो तो और छोटा हो जाता है। उसके अगले पे क्या आ जाएगा? बस बहुत स्मॉल। मेरे को वेरी 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 नहीं चाहिए, हो गया। तो तीसरे के बाद ये होता ही नहीं, इसलिए मैंने ये 3 ही कार्बन की चेन बनाई। मैं चाहती तो और की बना सकती थी। इस O नेगेटिव ने क्या क्रिएट किया कार्बन चेन के ऊपर?
पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उस इफेक्ट को क्या बोलूं? प्लस आई। खुद पे क्या लिया? पॉजिटिव। तो इसका क्या इफेक्ट रहा? प्लस आई इफेक्ट। भाई चार्ज नेगेटिव देख के माइनस आई मत कर देना, मेरा प्रॉब्लम ये है। इस पे नेगेटिव चार्ज जो था उसकी वजह से ये सामने वाले को अपनी डेंसिटी खिसका रहा था थोड़ी सी, तो अपने पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। उस पे क्लासिफिकेशन है ये कौन से ग्रुप्स हैं? प्लस आई वाले। अब अगेन इस पे आओ, राइट? यहां पर अगेन वो कार्बन चेन थी, ये कार्बन चेन थी, अब दोबारा ड्रॉ नहीं कर रही। मुझे ये बताइए इस कार्बन पे क्या चार्ज है? सॉरी, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये थोड़ा सा इसके थ्रू खिसकाएगा, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आगे तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो इस पूरे का इफेक्ट भी क्या हो गया? अपने पे क्या चार्ज लिया इसने? इसीलिए कौन सा इफेक्ट हुआ? प्लस आई। तो अभी मैं बार बार ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूं कि क्यों ये प्लस आई बोल रही हूं। क्लियर हो जाएगा? प्लस आई बोलने का मतलब क्या? अपने पे चार्ज नहीं, इफेक्ट दिखाने के बाद उस पे नया चार्ज क्या आया, उसके ऊपर प्लस आई या माइनस आई क्लासिफाई होना है। तो दोनों प्लस आई की कैटेगरी में थे। अब ये यहां है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पहले मैंने यहां बना दिया था, यहां अगेन ये इस तक खिसकाएगा, ये इस तक खिसकाएगा। आगे क्या? नेगेटिव चार्ज। खुद पे क्या आया? तो ये प्लस आई था। अभी आप इसके ऑर्डर को समझने लायक नहीं है। क्यों? अभी बिल्कुल भी समझने लायक नहीं है, जब होंगे आपको बना दिया जाएगा। सबसे आखिरी में कौन आए? एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। जितने भी एल्काइल ग्रुप अब तक आप जानते हो, आपने नोमेनक्लेचर में पढ़े हैं, सबके सबका नेचर क्या होगा? अच्छा, सब में कार्बन होगा, सबके सबका नेचर क्या है? थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसका देना। सामने वाला जो भी है उसको जरूरत है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। मेरा फर्ज है जो सामने आए उसको मैंने हल्की सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियली, जरा सी खिसकानी, और अपने ऊपर क्या लेना है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लीस्ट याद रखनी है। ये ट्रेंड मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही, अगली क्लास में एक्सपेक्ट करूंगी, क्योंकि आप अगली क्लास में घर जाके पढ़ के आएंगे, तब मैं आपको टेस्ट में क्वेश्चन दे सकती हूं इन चारों में से लीस्ट कौन सा, मोस्ट कौन सा। तो आज की क्लास में लीस्ट और मोस्ट याद कर लो, बीच के तो आपका होमवर्क है, तो कि अगली क्लास में आपसे टेस्ट में बात की जाएगी इस बारे में। तो लीस्ट किसका है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से पहले डी क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन यानी प्रोटियम, इनमें क्या फर्क होता है? बोथ आर आइसोटोप। एक का एटॉमिक नंबर 1, दूसरे का, अरे भाई एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है दोनों का, 1। एटॉमिक मास 2 और 1। हैवी न्यूक्लियस किसका है? ड्यूटेरियम। जिसका न्यूक्लियस हैवी है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाता है। हालांकि यहां पे वो फाइट नहीं चल रही। आप याद रखिएगा ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में लीस्ट कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? प्लस। चेक। इसने तो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम खिसकाई, इसने उससे भी कम खिसकाई। लीस्ट याद रहेगा और मोस्ट थोड़ा याद रहेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, शायद कोई तुक्का आपसे आ जाए, इंटेलिजेंट गेस आ जाए। ये तीनों के तीनों एल्काइल से ज्यादा क्यों थे? इन तीनों में जो ट्रेंड था वो अभी नहीं बात कर सकते, सॉरी, हेटेरोएटम है। ओके, सो व्हाट, बिल्कुल सही स्टार्ट। इन तीनों में कौन था? ऑक्सीजन। और कुछ? कहां से आया नेगेटिव चार्ज? 100% करेक्ट। जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है वो अपने नेगेटिव से बहुत तंग है, वो ज्यादा टेंडेंसी है खिसकाने की, उसको अपने उस पेन से छुटकारा चाहिए। यहां एल्काइल पे वो वाला पेन तो नहीं है नेगेटिव चार्ज वाला, जो हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी में किया था। जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो दुखी है उस नेगेटिव चार्ज से। तो इन तीनों में कॉमन क्या था जो इन एल्काइल से आगे था? ऑक्सीजन, यस, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। हेटेरोएटम वाज गुड कॉल, बट उस हेटेरोएटम पे नेगेटिव चार्ज इज बेटर कॉल, कि नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज ही तो ज्यादा खिसका पाएगी, उस पर खुद के पास रिचनेस इतनी है। तो कुछ हद तक ट्रेंड देख पाए। अब इसका इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन हमें समझ आ गई, इसको अप्लाई करेंगे तब आएगा। तो अब इसके इंटरेस्टिंग पार्ट में अगर मैं बात करूं, इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। रटना इज नॉट द सोल्यूशन। जितना मैं ऊपर जुगाड़ बना के रटा सकती थी मैंने रटा दिया। एच सबसे लास्ट में है। चार्ज स्पीशीज का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा प्लस आई ज्यादा होता है न्यूट्रल के मुकाबले, इतना टुकड़ा ही रटा सकती थी, बट वो लंबा चलता नहीं है।
अब मैं इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ की बात करूं तो आपको आपकी केमिस्ट्री इस पार्ट में इस पे ज्यादा लपेटा जाएगा। ऑर्गेनिक तो असली यही है, हेटेरोएटम थोड़ी है कार्बन। आपको इस पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा, अब उसको पकड़ते हैं। जब मैंने कहा सारे एल्काइल्स क्या है, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। माधव, अगर एल्काइल प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो वो सामने वाले को क्या कर रहा है? सोच के देना, देख के देख। हाँ, तो वो सामने वाले को क्या कर रहा है? दे रहा है कि खींच रहा है? खिसका रहा है, दे रहा है, दूर कर रहा है। ओके, वो कहीं और थे इसलिए उसको वापस लाना जरूरी था। सो आप अगर देखें कोई भी एल्काइल ग्रुप की एक ही नेचर है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स ब्रांचिंग लेंथ व्हाटएवर, क्या नेचर है? प्लस आई। तो अब मेरी क्लास मेरे से कनेक्टेड फील करनी चाहिए, या मैं आपसे कनेक्टेड फील करनी चाहिए कि मेरी क्लास से मुझे पता लग रहा है इनको प्लस आई पता है। प्लस आई क्या? खुद पे पॉजिटिव। खुद पे पॉजिटिव कब आएगा? बस ये चाहिए मेरे को आज, बाकी तो अभी लेक्चर लगने हैं इस पे, मुझे ये चाहिए। ठीक है। सो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम उस ब्रांच, उस ग्रुप जी जो लिखा था, जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। सी, एज लेंथ ऑफ चेन इंक्रीजेस प्लस आई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अब मैं आपको कहूं मिथाइल और इथाइल, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा? इथाइल। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन ज्यादा है। जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा खिसकाएंगे, उतना ज्यादा प्लस आई। उस वक्त ये सोच जरूर आएगी, शायद नेक्स्ट क्लास में ही आए, प्लस आई क्या था? इमीडिएट अपने आप को आंसर ढूंढ के देना, प्लस आई क्या था। रिटेन करने का तरीका यही है, आंसर योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ, आंसर योरसेल्फ। तो मोर नंबर ऑफ कार्बन मींस मोर प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई कंफर्म्ड है, क्यों है? दो तीन लोगों से रुक रुक के पूछ लिया, प्लस आई एवरीबॉडी नोज। ये देखिए, आगे से अब फिर ये छुपा के तुमसे पूछूंगी एक दो आदत डालने के बाद। ये कौन सा है? इस ब्रांच को नाम देना हो तो क्या देंगे? एन ब्यूटाइल। ब्यूटाइल इज इनकम्प्लीट, इट इज एन ब्यूटाइल। इसको ब्यूटेन बोलना पाप है, अब पूरा नॉमेनक्लेचर हो गया। इट इज एन ब्यूटाइल, इट इज आइसोब्यूटाइल। जरा चेक करना, आइसो है। आइसोब्यूटाइल में अटैच्ड कार्बन प्राइमरी होना चाहिए। क्या इसमें अटैच्ड कार्बन प्राइमरी है? आइसोब्यूटाइल क्या था? ये। और अटैच्ड कार्बन होना चाहिए था ये। इसमें कहां ऐसा दिख रहा है आपको? देख लो, अटैच्ड। अगर ये ब्रांच होती तो इसी को तो आइसोब्यूटाइल बोलते हैं ना। नंबर 1 इसको कब देते हो? जब ये अटैच्ड कार्बन है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इसको नंबर 2 तभी तो दोगे, दूसरे पर CH3। यहां पर अटैच्ड कार्बन जब सेकेंडरी है तो सेकेंडरी तो कभी आइसो ही नहीं हो सकता। एक प्रोपेन का केस अलग था। जब मैंने बार बार बोला, आप इसी में फंसने वाले हो, और आपको लग रहा है मैं यहां ऐसे पूछ रही हूं और क्लास टेस्ट में ऐसे दिखा के पूछा जाएगा। सॉरी, क्लास टेस्ट में होगा एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और एक और। अब हम तो आइसोब्यूटेन ही गलत बना देंगे, ब्यूटाइल, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या है? आइसोब्यूटाइल का मतलब होता है जब अटैच्ड कार्बन प्राइमरी है और दूसरे नंबर पर CH3, उसको बोलते हैं आइसो। लेकिन जब अटैच्ड कार्बन सेकेंडरी है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर आइसो और नियो नहीं लाया जाता। तो ये कौन सा ब्यूटाइल है बच्चों? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये कौन सा है? टर्शरी ब्यूटाइल। तो मैंने एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल दिया। नंबर ऑफ कार्बन चारों में, तीनों में सेम है, तो ऊपर वाला पॉइंट तो इनवैलिड हो गया। अब एक और चीज बताई गई है, ब्रांचिंग बढ़ेगी तब भी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। तो ब्रांचिंग किस में ज्यादा है? टर्शरी। तो इंडक्टिव इफेक्ट का ट्रेंड देखिए, नीचे लिख ही रखा है इसलिए दोबारा नहीं लिख रही। पहली चीज मैंने क्या बताई? नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। दूसरी चीज क्या बताई? ब्रांचिंग ज्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? मिक्स होके आ गया तो अगली स्लाइड, बट उससे पहले ये याद हो गया सबको। अगली स्लाइड से बॉल विल बी इन योर कोर्ट, आप जवाब देंगे और मैं आपसे पूछूंगी, क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, जहां मुझे क्लास से ये मैसेज कन्वे होता है कि हमें आ गया। तो जिस क्वेश्चन तक मुझे लग रहा है गलतियां कर रहे हो, तब तक तो मैं ही कराऊंगी। जहां मुझे लगा आपके पास आएगी बात। अंडरस्टूड? इतना। तीसरा केस, पहले क्या देखूं? ब्रांचिंग की नंबर ऑफ कार्बन?
ब्रांचिंग डोमिनेट्स ओवर कार्बन चेन। अब मैंने एक तो आपको दिया 4 कार्बन का, ये क्या नाम है इसका? टर्शरी ब्यूटाइल। इसीलिए बार बार नोमेनक्लेचर में कहा था 5 लेक्चर नोमेनक्लेचर में डिक्टेट करिए, पूरे लिटरली डिक्टेशन हुई है यहाँ पे। क्यों? आगे हर टॉपिक में फंसोगे नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे जिसमें नाम दिया होगा, स्ट्रक्चर नहीं। सो टर्शरी ब्यूटाइल में हाउ मेनी ब्रांचेस? 3। और अगर कोई कहे नहीं है तो चेन ही है, तो हाउ मेनी ब्रांचेस? 2। आप खुद ही देख लोगे, ब्रांचेस गिनवा नहीं रही अब मैं, बहुत बड़े हो गए हो आप इसमें। और अगर मैं पूछूं ये क्या दिया है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोनेन दिया है और सेकेंडरी नोनेन दिया है, क्योंकि अटैचमेंट वाला कार्बन क्या है? सेकेंडरी कार्बन। 9 कार्बन वर्सेस 4 कार्बन, किसको प्रायोरिटी मिली है? क्यों? क्योंकि उसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। इससे बड़ा कंपैरिजन मैं नहीं ला सकती थी, ठीक है? तो ब्रांचिंग हमेशा डोमिनेट करेगी नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो जो सबसे पीछे बैल्कनी सीट पे 2 लोग आराम से ओट लगा के बैठे हैं, अगला सवाल उनके लिए, वो मेरे को बताएं मोस्ट हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट एंड लोएस्ट। ये रहे 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ, फिर देखते हैं वो सीट काम भी आ रही है कि सिर्फ निंदिया रहे हैं वहां बैठ के। ब्रांचिंग इज प्रेफर्ड ओवर नंबर ऑफ कार्बन एटम। यस, मैं एक ही जवाब दोगे, मैक्सिमम 6। रेस्ट ऑफ द पीपल दोनों चीजों में जीत रहा है, ब्रांचिंग भी, नंबर ऑफ कार्बन भी। 6 की सबसे ज्यादा। अब शांति रखें, सबसे कम फर्स्ट की लीस्ट। चेक एवरीवन। चलो ये तो आ गया, अब आगे की एफर्ट। लीस्ट आ गया, कोई भी ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपकी इच्छा से शुरू करो। सेकेंड मोस्ट आया 4th, हाईएस्ट उस पे है ना, सेकेंड मोस्ट। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट 6 में, उसके बाद इसने ब्रांचिंग को प्रेफर किया 4th, उसके बाद फिर 5th, फिर 3rd। चेक पास यहां पर ये समझ आ गया होगा, दोनों चीजें पैरेलल चलें तो आप कैसे ढूंढोगे इसको। अभी तक तो मैंने प्लस आई में एल्काइल को ट्रीट किया, हो गया एल्काइल फॉरएवर। ग्रुप शोइंग माइनस आई, क्या आप इन चारों में बता सकते हैं ये चारों माइनस आई ही क्यों थे? आराम से देख के जल्दबाजी में, व्हाई दे वर शोइंग माइनस आई, ताकि आपको पता रहे माइनस आई क्या होता है। हाँ यस, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे भी है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी, कमी, या कुछ तो इशू है, या खाली जगह। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा अपनी तरफ खिसकाएगा, देगा नहीं। खुद पॉजिटिव चार्ज से दुखी है, पेन है उसको, तो उस पॉजिटिव चार्ज के लिए वो क्या मांगेगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए क्या इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई। चेक, अटैच्ड एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सब में। चेक, और कोई तो 2 क्वेश्चन उठने चाहिए, मैं वेट कर रही हूं। हर वो चीज माइनस आई में आएगी जिसमें अटैच्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मांग लेगा। कोई काउंटर इस पे कि ऐसा तो नहीं है यहां पे, आपने बोल दिया, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एल्स आई विल आस्क। हाँ, मैं तो कह रही हूं अटैच्ड एटम कार्बन चेन पे अटैच होने वाला ग्रुप है, डोंट फॉरगेट दिस। ये सबके सब कहां मैंने लोकेट करने हैं? मैंने एक ग्रुप जी में लोकेट करने हैं, जिसने जाके कार्बन चेन से जुड़ना है। अगर इसमें अटैच्ड एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आंख बंद करके वो माइनस आई होगा। चेक माई स्टेटमेंट दिस, आंख बंद करके। इज इट पॉसिबल? मैंने गलत तो नहीं बोला? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं काउंटर यहां पे आना चाहिए। सॉरी, मैं समझी नहीं, कौन से वाला? अटैच्ड एटम को देखो बस, आगे का क्यों सिर दर्द ले रहे हो? मैं बार बार बोल रही हूं, अटैच्ड एटम इफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन इट विल बी माइनस आई। अभी दूसरा मत डालो, पहला क्वेश्चन जो यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, कोई तो बोलेगा
कि आप कह रहे हो कार्बन चेन के साथ ये ग्रुप लगा तो आंख बंद करके माइनस आई दिखाएगा। क्यों? कार्बन चेन के साथ ये वाली कार्बन लगी, क्या दोनों कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? मैं एक बना के दिखा देती हूं, शायद तब आप मेरा सवाल समझें। और इस पे मैं तुम लोगों को चाहूं तो जलील कर सकती हूं, अभी करूंगी, रुको जरा, मैं बिल्टअप हो रहा है, जरा कितना करना है। अगर मैंने CN किसी ग्रुप के एंड पे लगाया, मैंने CHO किसी चेन के एंड पे लगाया, मैंने कीटोन यानी C डबल बॉन्ड OR किसी के एंड पे लगाया, ये ग्रुप क्यों मैं कह रही हूं माइनस आई में होगा ही होगा आंख बंद करके, और कुछ ना ना ना। अटैच्ड, उसके अगले पे गए तो अभी तो फंसेंगे हम। अटैच्ड को देख के बताओ जो बता सको। Why this carbon is pulling electrons not pumping? आप कहो भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, अड्डा था इसके पास, इसको दे देना चाहिए, नहीं ना। और कुछ, सिर्फ अटैच्ड पे जाओ, अगले सेकंड अटैच्ड पे गए तो फंस गए, खत्म। सिर्फ अटैच्ड कार्बन को देख के। एनीवन? हाँ पूरा बोलो, बिल्कुल सही। क्या होता है? सबसे यस, हाइब्रिडाइजेशन। अटैच्ड एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताना जरा सारे कार्बन्स की। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इस वाले की sp, कितना s कैरेक्टर? 50%। केमिकल बॉन्डिंग, मोर द s कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर आया sp2 वाले एग्जांपल्स देख लो, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, तो खींचेगा ही खींचेगा। दैट इज व्हाई मैंने आपको कहा है आंख बंद करके, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है अगर कार्बन चेन के साथ, तो उसको आप पूरे फ्रीडम से माइनस आई में डाल दीजिए। लेट मी शो यू वंस अगेन दिस। सारे नहीं उठा रही, बट आपको पता है सारे आ जाएंगे अब इस कैटेगरी में। इन सब में अगर आप देखो ग्रुप कौन सा था, ये जो ऊपर चेन में, ऊपर सीक्वेंस में लिखा हुआ है मैंने, यहां पर ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन लिए हुए? sp। ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन? sp2। ये कार्बन क्या है? sp2। इस कार्बन की बताएंगे। सो द पॉइंट इज, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और अगर sp3 में s कैरेक्टर में देखूं तो कितना है? मात्र 25%। और sp में कितना है? मोर s कैरेक्टर, मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये भी है, ये भी है। अब दोबारा इस नजरिए से देखो, सिर्फ रो नंबर 2 में, रो नंबर 1 में तो फाइट ही नहीं है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हाई शुड आई आस्क यू? पता ही है वो तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। प्रॉब्लम है जब कार्बन से कार्बन अटैच्ड है। इसमें जितने भी कार्बन थे अटैच्ड वाले, सारे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव थे एज कंपेयर टू नॉर्मल कार्बन। तो मेरे को कहां रखने पड़े आंख बंद करके? माइनस साइन। ये आखिरी रो बताना। फ्लोरीन क्लोरीन आप फटक से जवाब दे दोगे, इसलिए मैंने नहीं पूछा। आखिरी रो पूरी, क्या सभी एटम नॉर्मल कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं? और क्यों है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन अब आ जाएगी इतनी डांट खाने के बाद। sp हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन में पूछना भी नहीं चाहिए, दे आर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव टेंडेंसी टू डू दिस। तो कौन सा इफेक्ट हुआ? माइनस आई। तो यहां पर आखिरी में आते हैं, दिस इज फिनाइल। फिनाइल माने क्या था लास्ट क्लास? अगर ये अटैच्ड है तो अगेन ये कार्बन क्या हुआ? sp2। इसी तरह से ये क्या हुआ? ये वाला कार्बन sp2। माई पॉइंट टूडे इज हाईएस्ट और लोएस्ट याद कराना मेरा आज का मुद्दा है। सबसे हाई माइनस आई इफेक्ट कौन? क्योंकि कल को किसी ने माइनस आई इफेक्ट पे क्वेश्चन देना है या इंडक्टिव इफेक्ट पे अकेला इंडिपेंडेंट क्वेश्चन देना है, तो वो इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता जो डेफिनेशन बेस्ड। तो 4 स्टेटमेंट आई, जिसमें एक आया परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट आई Nr3 पॉजिटिव शोज हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट आई हाइड्रोजन शोज लोएस्ट प्लस आई इफेक्ट। और चौथी स्टेटमेंट इनमें से कोई आ गई,
ये जरूर आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, दोनों का हाई और लो आपको पता हो। तो प्लस आई के हाई और लो मैंने याद कराए, माइनस आई के हाई और लो देखिए। हाईएस्ट कौन है, इस पे काफी बार पूछा गया है, एक ही आंसर बनता है ट्रेंड में हमेशा जब पूछते हैं। NR3 पॉजिटिव सबसे आगे जिसको आ गया वो सही आंसर पे पहुंच जाता है। तो NR3 पॉजिटिव याद होना चाहिए। और लोएस्ट पे कौन है, CH डबल बॉन्ड CH। इस ग्रुप को किसी और नाम से जानते हैं, कॉमन नेम विनाइल। तो वहां विनाइल और फिनाइल लिखे होंगे, तो फिनाइल ये, विनाइल ये। अब नोट करिए इस स्लाइड को जिसको करना है, और किसी की इच्छा है विनाइल नाम नोट कर सकता है अपने लिए कि आपको याददाश्त रहे, ये आपके ऊपर होगा। तो यहां इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन तो क्लोज हुई, उसके केसेस भी क्लोज हुए। अब हमें करना है इसका एप्लीकेशन। ओ नेगेटिव और इसको क्या बोलूं, ये क्या लगा हुआ है, एनीवन? मतलब ये पूरे ग्रुप एल्कॉक्सी, प्रोपॉक्सी, जो भी ईथर है पूरा। अगर कोई मेरे को इसको, मैं ये नहीं कह रही मैं ये कोई IUPAC नेम है, बट कोई पूछे क्या लगा है तो ये तो बता सकते हैं प्रोपॉक्सी वाला लगा है मैम, ओपे नेगेटिव। ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, एल्कॉक्सी। तो ये एल्कॉक्सी फंक्शनल ग्रुप है। ये सारी चीजें आगे आनी है, इसीलिए जस्ट एक बार बात कर ली। सो व्हाई आर वी स्टडिंग दीज इफेक्ट्स एट ऑल एट फर्स्ट प्लेस? तो आखिरी हिस्सा इस चैप्टर का जो है इंटरमीडिएट्स है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाने के चक्कर में मेरे को ये पढ़ना पड़ रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन या स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, फ्री रेडिकल, यही तीन है 11 में, बाकी दो तो 12th में जाएंगे। इनकी स्टेबिलिटी बताने में से कहीं तो शायद इंडक्टिव इफेक्ट यूज होता होगा जो आपको पढ़ा दिया गया, उसको चेक करते हैं। आखिर मैंने लगाना कहां पे है, कल को पूरे जो 6 चैप्टर हैं, एक 11th का और 5 12th के, उस पे इंडक्टिव लगाऊं कहां, वो अब शुरुआत हो रही है आपकी। कि आपसे कोई ये पूछे आइडेंटिफाई दीज 3 कार्बोकैटायन, कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। बट पहले मेरे को देखना है क्या मैंने 2 प्राइमरी दिए, क्या मैंने 2 सेकेंडरी दिए, या तीनों टर्शरी दिए। क्या दिया है मैंने, तीनों दिए हैं। पहला कौन सा है, प्राइमरी, दूसरा, तीसरा है टर्शरी। तो 3 मेरे पास कार्बोकैटायन। कॉमन चीज क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग देम कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। पॉइंट इज ऑल आर अनस्टेबल। व्हाई, पढ़ के आए आज, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। अब ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो तीनों में है, उसको भी साइड पे रख दो। उसके पड़ोसी कौन है उनको देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने का तरीका है सिग्मा बॉन्ड पे एरो, और कोई तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट दिखाना अलाउड नहीं है। एरोज की बहुत कीमत होने वाली है। दिस एरो मींस इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, इसका कोई और मतलब नहीं लिया जाएगा कभी भी। तो इस कार्बोकैटायन, मेरा रेफरेंस कौन है, मेरा पेन एरिया कौन है, या मेरा फोकस पॉइंट कौन है, कार्बोकैटायन। उसका पड़ोसी कौन है बच्चों, एल्काइल। एल्काइल का इफेक्ट प्लस आई की माइनस आई, सोच लेना, अपनी कॉपी में से देख लेना, मेरे को स्लाइड्स पीछे ना ले जानी पड़े। तो जितना आप अपने आप सोच के जवाब देंगे उतना रिटेन होगा, जबकि मैं जानती हूं मैंने यहां लिखा हुआ भी, बट आई विल सजेस्ट यू थिंक आंसर देन सी। तो इस कार्बोकैटायन के पास एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ जो थोड़ी सी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसका रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या था, पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, थोड़ा तो न्यूट्रलाइज हुआ, कुछ तो सांस आई होगी इसको। तो इस ग्रुप ने क्या कंट्रीब्यूट किया इसकी लाइफ में, स्टेबिलिटी। चाहे 0.1 सेकेंड के लिए करी कि भाई थोड़ी देर के लिए तेरा जरा सा पॉजिटिव चार्ज मैं ले लेता हूं, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है। सेकेंडरी वाले पे 2-2 आ गए, चल हम दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा डेंसिटी खिसका देते, हमारा तो नेचर है, हमने तो करनी है, तुम रोक नहीं सकते। इन दोनों पे उसका थोड़ा सा आ गया ना पॉजिटिव, उसी का पॉजिटिव आया, क्योंकि इन दोनों ने अपनी तरफ से क्या भेज दिया इसके पास, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। उतना ही इसका पॉजिटिव इन दोनों ने ले लिया, हुआ ना डीलोकलाइजेशन। थोड़ा सा ही सही ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ एटलीस्ट। तीसरे केस में 3 प्लस आई, तो आप देखिए इनके नीचे क्या लिखा है मैंने, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई। 3 ग्रुप हैं उसमें, तीनों के तीनों प्लस आई दिखा रहे हैं। तो अगर आप आखिरी वाले में देखें
तो ये पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 3 एक्स्ट्रा, एक तो खुद है ही, तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4. नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर टोटल 4 कार्बन एटम्स. कहां मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन है? टर्शरी में. तो अगर कोई मेरे से पूछे इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ये दूंगी. स्कूल पेपर्स का क्लास 11th का कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी यही खत्म हो जाता है. हमारे इस पे 2 लेक्चर और लगेंगे अभी, जो जेई और नीट का है, यही खत्म हो जाता है. और क्लास 12 में भिड़ते ही पहले चैप्टर में लिखा है एज डिस्कस्ड इन चैप्टर दिस कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज दिस देयरफॉर प्रोडक्ट विल बी दिस, रेफर टू चैप्टर. तो एज डिस्कस्ड करके वहां 12th में आपको मिलेगा. ये रहा डिस्कशन. क्या मेरी क्लास ये बता सकती है अब टर्शरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होने की एक वजह तो मेरे पास आ गई, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट. आगे देखेंगे इसकी कोई दूसरी वजह भी है क्या. एक वजह आ गई सबके पास, समझ आ गया सबको कि क्यों पढ़ाया गया इंडक्टिव इफेक्ट. तो ज्यादा से ज्यादा डीलोकलाइजेशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी. अंडरस्टूड. अब 2-3 केसेस आपको देती हूं, आप बताएंगे कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल. गलती कर करके सीखेंगे. अब मेरे को दूसरा रेडिकल लाना चाहिए, सॉरी दूसरा इंटरमीडिएट लाना चाहिए. ये कौन सा इंटरमीडिएट है? नेगेटिव चार्ज वाला कार्बो एनायन. ये प्राइमरी कार्बो एनायन, ये सेकेंडरी कार्बो एनायन, ये टर्शरी कार्बो. चेक करो इसके नीचे जो मैंने लिखा है. इसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप, इसमें 2, इसमें 3. तेजस, अगर मेरे को बता पाओ इसका इंडक्टिव इफेक्ट का एरो कैसे बनाऊं? अपनी तरफ खींचेगा, रेस्ट ऑफ यू अपनी तरफ खींचता है. CH3 कंफर्म करिए. ये CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट ये है, हाँ या ना? CH3 क्या कर रहा है? इट इज गिविंग. प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? गिविंग. CH3 देता है. आप लोग CH3 को लेता हुआ कैसे दिखा सकते हो? CH3 एल्काइल का इफेक्ट क्या है? गिविंग. तो आज का मोटिव टारगेट ये कि आप याद करें इस बात को. अंडरस्टूड या मिस्टेक, या समझ ही नहीं आया गलती क्या हुई? अंडरस्टूड द मिस्टेक. क्यों भाई? मिथाइल का क्या इफेक्ट होता है? तेजस फिर से प्लस आई की माइनस आई, 0 से शुरू करते हैं. प्लस आई की मिथाइल एल्काइल, प्लस आई की माइनस आई. आप कॉपी में से देख के बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. प्लस आई का मतलब क्या होता है? खुद पे क्या लाना? प्लस. खुद पे प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करनी पड़ती, किसी को देने पड़ते. डोंट डायरेक्टली जंप. अभी उतने मेच्योर इस टॉपिक में नहीं हुए हो. सोचो स्टेप वाइज, लॉजिकल. ऐसा रट्टा नहीं है जो तुरंत आ गए. तो गलती हुई, आपको टाइम भी दिया, आपके चेहरों ने बता दिया नहीं सोच पा रहे. दैट्स व्हाई आई टुक अ पॉज. एल्काइल ग्रुप्स का, एल्काइल को भूल के आप चल नहीं सकते, सारा यही चल रहा है. एल्काइल ग्रुप का फिर से बताइए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? प्लस आई. प्लस का मतलब क्या है? खुद पे प्लस चार्ज. खुद पे प्लस चार्ज लेने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे. तो ये हमेशा गिविंग है, ये हमेशा डोनेटिंग है. जो मर्जी टर्म अपने लिए पकड़ लो, लेकिन आज की फुल एंड फाइनल पकड़नी पड़ेगी आपको. तो एल्काइल ग्रुप्स आर गिविंग. एक और चीज याद दिलाइए, ज्यादा ब्रांचेस वाला ज्यादा गिविंग है कि ज्यादा कार्बन नंबर वाला? तो अंदर का मटेरियल हमको सबको पता है, बस शुरुआत आप करा दो मैम कि ये गिविंग है. व्हाट इज दिस? मेरे को ब्रांचिंग और उस पे जो आवाज आई वो इंडक्टिव पे आई नहीं. उसके अंदर जाने का फायदा क्या? जब आप एरो ही उल्टा लगा रहे हो तो फिर तो उसका तो क्या ही फायदा हुआ? वो तो हम उल्टे पे ही जाएंगे. सो प्लीज फोकस ऑन डेफिनेशंस. यहाँ कोई एक्सेप्शन स्पेशल केसेस नहीं आ रहे, सिर्फ लॉजिकल डेफिनेशन से उसे अप्लाई करना है. सो अब फिर से येलो एरो बनाने की कोशिश करूं तो अब के ये बनेगा. जो भी कलर आया भाई, येलो नहीं आया, अलग से दिखना चाहिए. आपकी कॉपीज में सब्जेक्टिव टेस्ट में आपने नीचे लिख दिया ना इंडक्टिव इफेक्ट वाले 3 ग्रुप में और एरो नहीं बनाए, 0 नंबर मिलेगा. 12th बोर्ड का सबूत है फोटोस्टैट कॉपीज. अब 12th बोर्ड में पूछेंगे आपसे टर्शरी अल्कोहल क्यों ज्यादा एसिडिक है या क्यों कम एसिडिक है, आपने बिना एरो के बनाया, नो मार्क्स, 0 मार्क्स. सो एरो बन गया यहाँ पे. उस एरो की वजह से इस पे क्या चार्ज डालूं बच्चों?
पॉजिटिव। इस पे क्या डालूं? डाल रखा है पार्शियल नेगेटिव, परफेक्ट। यहां क्या करूं? कितने एरो? दोनों गिविंग, दोनों डोनेटिंग। चलो जी, इस पे कितने चार्ज? 2 पार्शियल नेगेटिव। यहां पर 3, तीनों गिविंग, 3 पार्शियल। भाई अगले पे पहले ही नेगेटिव चार्ज था, तुमने क्या कर दिया? उसको और नेगेटिव दे दिया। इज दिस कार्बन डिमांडिंग नेगेटिव चार्ज? नो। एंड जबरदस्ती आप दे रहे हैं। मिथाइल के मेरे हाथ में नहीं है, मेरा नेचर है, मेरे को तो खिसकानी है। ये नहीं चाहता था, उसके बावजूद भी इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी क्या हुई? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का ऑपोजिट क्या होगा? लोकलाइज। उल्टा तुम चार्ज उसका लोकलाइज कर गए। वो पहले ही दुखी था, तुमने तीनों ने मिलकर और दुखी कर दिया। तो कम दुखी कौन है? इसलिए ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर डीलोकलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। यहां अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ये बोलूंगी तो मेरे को क्या लिखना होगा? लीस्ट लोकलाइज्ड ये था, मोस्ट लोकलाइज्ड ये था। यहां डीलोकलाइजेशन वर्ड यूज करना गलत होगा। हैव अ लुक एंड लेट मी नो इफ एनी काउंटर। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बो एनायन कौन सा होगा? प्राइमरी। अभी तो प्राइमरी चल रहा है। देन कौन सा होगा? सेकेंडरी। देन कौन सा होगा? टर्शरी। और अगर इसके कंपैरिजन में लक्ष्मी, और अगर इसके कंपैरिजन में मैंने ये रख दिया होता, इन चारों में कौन सा ज्यादा स्टेबल? एक खोल देती हूं इसको। हाँ, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? एट अ टाइम 1। पहले लक्ष्मी तुम बोलो। उसको कम से कम और दर्द तो कोई नहीं दे रहा। प्राइमरी में 1 था देने वाला, सेकेंडरी में 2, टर्शरी में 3। ये अपना कम से कम अपना ही नेगेटिव संभाले बैठा है, किसी और ने आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दी। इसीलिए मिथाइल कार्बो एनायन इज मोस्ट स्टेबल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। टर्शरी इज लीस्ट। कार्बो कैटायन कार्बो एनायन स्टेबिलिटी अगेन हैव अ लुक। कोई काउंटर? आई एम वेटिंग। हाँ, CH3 वाला वो मैं यहां एक बार देखो, तुम्हें समझ आना चाहिए। हाँ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बो एनायन क्यों? पहले तो क्वेश्चन समझो। ये मैंने क्वेश्चन ये पूछा, इन तीनों में तो समझ आ ही गया सबको। ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? क्वेश्चन ये था। इसमें कोई देने वाला था ही नहीं इसको नेगेटिव चार्ज, अकेला अपना नेगेटिव चार्ज संभाले हुए था। बाकियों में दिख रहा है ना, अपने नेगेटिव चार्ज का दूसरे का भी लेना पड़ रहा था। तो इसके दुख दर्द बढ़ेगे नहीं। अपना पेन प्लस दूसरे का पेन। यहां इसके पास सिर्फ अपना पेन है, इसीलिए मोस्ट स्टेबल। तो अब यहां पर जब आप इसका जवाब लिखेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट में, यू कांट राइट पेन, यू हैव टू राइट पेन। तो देखो किस किस चीज के आगे लिखोगे? पर सारी पढ़ाई पेन है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? ये लीस्ट लोकलाइज्ड है। और अगर मेरे पास मिथाइल कार्बो एनायन है तो ये लीस्ट लोकलाइज्ड है। अंडरस्टैंड एंड आस्क मी इफ देयर इज एनीथिंग। क्लियर हो गया सबको? कोई और डाउट? कार्बो एनायन, कार्बो कैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? टर्शरी। कार्बो एनायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? मिथाइल कार्बो एनायन। फिर देना प्राइमरी, क्योंकि मेरे को मिथाइल कार्बो एनायन भी सर्कुलेशन में लाना मजबूरी है, कहीं आप उसे इग्नोर ना कर दे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के चक्कर में। डन एवरीबॉडी? क्लियर? जो लोग नोट कर रहे हैं बस उन्हीं के लिए रुकी हुई थी, बातें कर रही थी कि जरा नोट हो जाए उनका। अब आपके सामने एक आधा सवाल आएगा, आप जवाब देंगे और तब आपको मैं इंडक्टिव इफेक्ट को क्लोज कर पाऊंगी। एवरीवन, कुछ और? कोई और सवाल? क्लियर है सबको? नहीं, ये तो अगला ही इफेक्ट आ गया। इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूं। आज टेस्ट नहीं है, राइट? आज क्लास टेस्ट नहीं है, टेस्ट बना पड़ा है, प्रिंटेड है, बट उसके अंदर दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन है। खाली इंडक्टिव पे क्वेश्चन पहले दिन नहीं पूछ सकती, क्योंकि मुझे आपको याद करने का टाइम देना पड़ेगा सारे जो प्लस आई माइनस आई है, अदरवाइज वो अनफेयर हो जाएगा। तो अगली क्लास में इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन का इकट्ठा टेस्ट होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कराइए इंडक्टिव, तभी मैं इसका इंट्रोडक्शन दे पाऊंगी। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट, करेक्ट करते जाना अगर गलत हो। इंडक्टिव इफेक्ट अकर्स ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इट गोज टिल थर्ड कार्बन। कुछ छूट गया हो? है मोर कार्बन मोर इंडक्टिव इफेक्ट, मोर ब्रांचिंग मोर।
and branching is dominating over. तो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ना जरूरी है, कहीं आप इसको छोड़ ना देते, उसके चक्कर में मेरे को इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी लेना पड़ा. इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी की अलग डीपीपी है, उसका काफी कुछ मैंने आज करा दिया. मेरे पास इंडक्टिव वाला पार्ट करिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा, आपके पास इंडक्टिव वाला पार्ट आ गया. 4 डीपीपी सबको मिल चुकी है, जिनको नहीं मिली है वो ले लीजिएगा, बट वो पहले गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, जिसकी हेडिंग थी इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. किसी को इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ और, क्योंकि इसके बाद अब ये दोबारा कभी नहीं आएगा, टिल योर 12th नहीं आएगा, बस बीच में नाम आएगा, देखो इसमें इंडक्टिव लगा है. अगली और उससे अगली क्लास में इसकी एप्लीकेशंस आएंगी. बस इंडक्टिव इफेक्ट डेफिनेशन वाइज फॉर 2 years इट्स ओवर. और मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जो आज आपके साथ शेयर हो जाएंगे. हाइपर कॉन्जुगेशन, अगेन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फिर वही चीज, कुछ इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए ये लाना पड़ा. और अगले चैप्टर में बोलूंगी कुछ प्रोडक्ट्स ज्यादा बन रहे थे एक्सपेक्टेड से, 80% ये बना, 20% ये बना. इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन थी इसलिए 80% बन रहा है, इसमें नहीं थी इसलिए 20% बन रहा है. हर जगह स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 इफेक्ट यूज करने हैं. इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस. इलेक्ट्रोमेरिक नहीं करना, ये 3 आपको इस्तेमाल करनी है. इंडक्टिव क्लोज हो गया. हाइपर कॉन्जुगेशन शब्द को तोड़ते हैं विद स्लो स्पीड, आज सिर्फ बेसिक कराऊंगी इसका. कॉन्जुगेशन कुछ कराया लास्ट क्लासेस में, क्या समथिंग ऑल्टरनेट है, वो समथिंग में इतना आपको बता दिया, 2 पाई बॉन्ड. 2 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हैं तो वो आपस में कॉन्जुगेट करते हैं, ये वर्ड बोला, या वो रेजोनेट करते हैं, ये वर्ड बोला. हाइपर कॉन्जुगेशन उससे भी कुछ ऊपर की बात है. तो कॉन्जुगेशन की शर्त क्या हुआ करती थी, लेट मी शो यू. केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से, जहां मैंने कॉन्जुगेशन वर्ड ना देके रेजोनेंस वर्ड दिया था. और अगली क्लास हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ रेजोनेंस की होगी. ये पाई बॉन्ड इसको छोड़ के इधर आ जाता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इसको छोड़ के यहां आ जाता है, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनता है. चेक. फिर हाइब्रिड बनाते थे हम, इफ यू रिमेंबर. एक और रेजोनेंस यानी एक और कॉन्जुगेशन का केस, नो रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन का केस दूं तो ये भी केमिकल बॉन्डिंग में हमने किया है. और फिर इसका हाइब्रिड बनता था वो गोला. यहां पर कितने पाई बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन है, 3. यहां कितने पाई बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन है, 2. तो कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट 2 पाई बॉन्ड्स के बीच की रेजोनेंस को कॉन्जुगेशन कहते हैं. केमिकल बॉन्डिंग में इतनी रेजोनेंस हम पढ़ के आए थे. तो रेजोनेंस जब पाई बॉन्ड का होता है, उसको कॉन्जुगेशन वर्ड यहां हम ला रहे हैं. क्यों ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, सब धीरे धीरे अब क्लियर होगा. कॉन्जुगेशन से ऊपर है कुछ यहां पे, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन में क्या शर्त थी, पाई बॉन्ड, यही शर्त थी. इंडक्टिव की शर्त क्या थी, सिंगल बॉन्ड. यहां दोनों है इसीलिए हाइपर. यहां सिग्मा बॉन्ड भी घूम रहा है अपनी जगह छोड़ के, और पाई बॉन्ड भी. रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में कौन अपनी जगह छोड़ रहा है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स. इंडक्टिव में कौन खिसक रहे थे, सिर्फ सिग्मा. इसमें दोनों चल पड़े, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, शायद हाइपर कॉन्जुगेशन. और तो कुछ मुझे वजह भी नहीं समझ में आई हाइपर नाम क्यों दिया, तो मेरा अंदाजा है शायद ये इसीलिए. ये इंटरेक्शन सिर्फ किसी की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाएंगे, एवर, ऑलवेज. सो अब ये होती क्या चीज है. अब डिलोकलाइजेशन वर्ड सबको पता चल गया क्या होता है. कोई भी चीज जब फैल रही है, दूसरी जगहों पे पहुंच रही है, तो उसको बोलते हैं डिलोकलाइजेशन. इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज, वी हैव सीन. इट कैन बी नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी सीन. इवन इट कैन बी पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड भी फैल रहा है तो वो डिलोकलाइज ही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज हो रही है. सो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. आज तक नहीं देखा, आज तक जितनी भी अपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, सिग्मा बॉन्ड का टोटल ट्रांसफर इस वाले में तो नहीं आया आपकी. इंडक्टिव में हल्का सा खिसक रहा है, और केमिकल बॉन्डिंग के रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड घूम रहा है. सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन. सिग्मा कौन से वाला बॉन्ड बच्चों, सी और एच. क्यों, एच का एक नेचर मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, इट इज हैप्पी टू लीव एज इट इज.
अपने इलेक्ट्रॉन अपना बैकपैक छोड़ के, अपनी बर्डन छोड़ के, बैगेज छोड़ के निकलने को तैयार रहता है, इसका नेचर है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड शायद इजीली टूट सकता है क्योंकि H का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, वो निकलना चाहता है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड विच इज, कौन सा CH, सारे नहीं, ऐसा CH बॉन्ड विच इज अटैच टू एन एटम जिसमें अनसैचुरेशन है, यानी ऐसा CH बॉन्ड जिसका पड़ोसी अनसैचुरेटेड कार्बन है, वो वाला सिग्मा बॉन्ड अक्सर देखा गया टूट जाता है। और MTP ऑर्बिटल, ये जाएगा अगली क्लास में, इसलिए इस पे फोर्स नहीं कर रही। तो दो जगहें ऐसी मिली जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स में एक इफेक्ट देखा गया। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम, पहला इलेक्ट्रोमेरिक, दूसरा इंडक्टिव, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेट। दे ऑल आर कमिंग अंडर वन हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ये भी इलेक्ट्रॉन्स ही तो थे, कौन से वाले, सिग्मा। कौन सा सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, कार्बन और हाइड्रोजन। सारे कार्बन हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ वो कार्बन हाइड्रोजन जिनका पड़ोसी अनसैचुरेटेड है। टॉटोमर में भी तो यही किया, अनसैचुरेटेड कार्बन C डबल बॉन्ड हो, उसके पड़ोसी गिने थे ना अल्फा, और उसके अल्फा के H ही तो घूम के आ रहे थे, ये वही है, अल्फा वाले H ही घूमने, हमने ढूंढने, उन्हीं को घुमाना है। तो इस फिनोमिना को नाम दिया गया हाइपर कॉन्जुगेशन। किस फिनोमिना को, स्टेटमेंट नहीं समझ आती जब तक कुछ दिखाया ना जाए। चेक, जब हम टॉटोमर कर रहे थे तब यहां सिर्फ इतना फर्क था बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O था और इसके साथ एक H लगा हुआ था। आपने बड़े आराम से ये वाला H यहां पहुंचाया था, रिमेंबर एवरीवन। और टॉटोमर पे हमने खूब टाइम लगाया, 2 3 एक साथ आ रहे हैं, वैसे भी लॉजिकल ये है 1 2 3 1 3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इस H को कैसे पहचानते थे, अल्फा। क्यों अल्फा बोलते थे, टॉटोमर का कंसर्न एरिया था अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का पड़ोसी कौन हुआ, अल्फा। यहां पर मेरा अगेन अनसैचुरेशन ही तो फोकस है। अनसैचुरेटेड सिस्टम पहले तो ढूंढो, इसमें अनसैचुरेटेड पार्ट या सिस्टम ये है, इसके पहले पड़ोसी को क्या बोलूंगी, अल्फा। इस कार्बन को आज के बाद क्या बोलेंगे, अल्फा। तो इन हाइड्रोजन्स को क्या बोलूंगी, अल्फा हाइड्रोजन। चलो ये तो टेंशन खत्म कि आपको अल्फा नहीं पता, ये तो हो गया कि पता है। इस अनसैचुरेटेड कार्बन के पड़ोस वाला जो कार्बन है उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन को पता है मैं निकल सकता हूं। क्यों निकल सकते हो भाई, इसको तकलीफ होगी। इसको तकलीफ होगी तो पड़ोसी के पास एक बहुत कमजोर बॉन्ड पड़ा है जो जब चाहे इसके पास आके इसकी मदद कर देगा। सेम वी डिड इन टॉटोमर। तो यहां क्या हुआ, ये H जो 1s ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन था, इसने कहा पूरा रख लो, आई एम लीविंग एज H पॉजिटिव, निकल पड़ा। कोशिश करी, निकल पड़ा कि नहीं पता नहीं, कोशिश करी और यहां टंगा हुआ है, अभी मैंने लिखा हुआ है कि आपको दिखा रहे वो। जब ये इधर आएगा तो इस कार्बन की समस्या क्या है, ये इधर आ रहा है तो तुम बॉन्ड बनाओगे, बिल्कुल पेंटावेलेंसी हो जाएगी इसकी, 2 3 4 5, नॉट हैपनिंग। ये क्या कहेगा, पाई बॉन्ड है कमजोर सा, इसे बाहर निकाल देता हूं। इसको बाहर निकाल के किस पे दे दिया, अगले कार्बन पे। चेक, जैसे ही ये हाइड्रोजन निकल के जाने लगा छोड़ के अपने बैगेज को, ये आ गया। क्या इसमें पाई वो अपनी जगह से बदला, यस। उस पाई बॉन्ड के डीलोकलाइज होने के चक्कर में एक कार्बन को क्या झेलना पड़ा, पेन अगेन, नेगेटिव चार्ज, एंड इट रियलाइज्ड नॉट माय जॉब, ये मेरा काम नहीं है, मुझे वापस मेरी न्यूट्रलिटी चाहिए। तुम रखो अपना नेगेटिव चार्ज वापस और तुम जाओ लौट के। उसके चक्कर में वापस आ गया ये एरो, देख रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस का एरो एक ही बनेगा, कोई और एरो आप नहीं ला सकते दोनों में। इक्विलिब्रियम वाला मत ले आइएगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो सिर्फ टॉटोमर्स थे। इसके बीच में ये एरो बनेगा, यानी कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। जैसे इस हाइड्रोजन को निकलने की इच्छा हुई वैसे ही क्या हो गया, वापस बॉन्ड बनाना पड़ गया। फेमसली इसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसी सिचुएशन आई बिना बॉन्ड के भी रुका हुआ है,
भाई बॉन्ड टूट गया था तो निकल जाना चाहिए था किसी और एटम के पास, दूसरे तीसरे चौथे या कंपाउंड से ही बाहर निकलता, उससे पहले वापस जोड़ना पड़ गया। तो इसको फेमसली बोला जाता है, इसीलिए इसको रेजोनेंस में नहीं रख पाते। रेजोनेंस में आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि बॉन्ड बना ही नहीं है, एक बिना बॉन्ड के टंगी हुई है चीज, वो सिर्फ हाइड्रोजन कर सकता है। दैट इज वाई इसके लिए मेरे को नाम अलग लाना पड़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसको पूरे फिनोमिना को लाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेकर-नेथन। तो ये बेकर-नेथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तीन क्या नाम है इसके? हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा नाम, तीसरा हो गया बेकर-नेथन इफेक्ट। अब एक बार इसका ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम, दो तीन केसेस में आपसे हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स गिनवा के ही आपको भेज पाऊंगी, उससे पहले नहीं। पहले ये देखिए फिर से, पाई बॉन्ड क्या होता है? लेटरल ओवरलैप। तेजस सब थोड़ी देर रुक जाओ, खूब बातें की आज आपने, नहीं टोका, अब इधर आ जाओ। ये क्या होता है? लेटरल ओवरलैप। दिख रहा है सबको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में? यही सबसे कमजोर था। इस कमजोर को देखकर इस हाइड्रोजन को लगा मुझे जाने दो, तुम यहां पाई बॉन्ड बना लो। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। और पास्ट ईयर में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से सबसे गंदा क्वेश्चन, आगे बहुत इजी है, फट अल्फा कार्बन गिनने, अल्फा हाइड्रोजन गिनने और तुमने बता देना है, लाइक टॉटोमर। ये क्वेश्चन अगर आप पास्ट ईयर में देखेंगे, बड़ा डिफिकल्ट तरीके से पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने यहां पे। अगर किसी का गलत हुआ है कभी हाइपर कॉन्जुगेशन पे, तो यही गलत हुआ है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन में गलत होने वाला है ही नहीं। इट्स अ डैम इजी टॉपिक, मच मोर इजी देन टॉटोमर गिनना। तो यहां पर इस पाई बॉन्ड को किधर आना पड़ा? इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि इधर से सिग्मा बॉन्ड इधर बन के पाई में आ गया। तो क्या मैं कह सकती हूं सिग्मा शिफ्टेड टू पाई एंड पाई शिफ्टेड टू चार्ज? चेक। अगर ये बॉन्ड इधर आया तो यहां क्या बना? पाई बॉन्ड। आप देखिए पहले पाई बॉन्ड इन दो में था, अब पाई बॉन्ड इन दो में बना, तो ये पाई बॉन्ड बना। और इस कार्बन पे क्या आ गया? अननेसेसरी नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन किधर गया? गया। वो मैंने यहां जरूर बना रखा है ऑरेंज कलर से, बट वो हमें पता है गया, बस वो खड़ा हुआ है, कोई बॉन्ड नहीं दिखाया यहां पे मैंने। तो यहां मेरा मुद्दा आपको बताने का क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड और s के बीच बने सिग्मा बॉन्ड को किस में कन्वर्ट किया गया? पाई बॉन्ड में। तो यहां sp3 ऑफ कार्बन ओवरलैप विद p ऑर्बिटल ऑफ अदर, इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी। पाई बॉन्ड बनाना पड़ा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई। तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम है। दिस इज समथिंग रियली हाइपर, कि सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से पाई वापस सिग्मा में आ रहा है। दैट इज व्हाई द नेम जस्टिफाइड हाइपर कॉन्जुगेशन। अगली क्लास में जो आते ही टेस्ट होगा उसमें डायग्राम बनवाया जाएगा। पिछली साइड पे पूरा खाली पेज विद दिस लाइन दिया गया, ड्रॉ ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इस पे ही गलत होता है, बाकी गलत होने का एरिया ही नहीं है यहाँ। अंडरस्टूड? जब तक इस डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमसे दो सवाल नहीं पूछ पाएंगे तभी लोग। कार्बोकेटायन थोड़ा और, आई एम ग्रीडी, प्राइमरी कार्बोकेटायन, एक स्टेप और, इथाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि इथाइल कभी सेकेंडरी हो ही नहीं सकता। तो अगर आप इसको मेरे को कहें मैम आपने ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाया, तो टुडेज क्लास इज परफेक्ट। एक बार तो रोज झाड़ मारनी पड़ेगी अब मेरे को बीच में, वरना तुम लोगों को ना याद होता ना जवाब आते। तो यू गिव मी द ट्रिक। सो इट इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब मैंने आपको डेफिनेशन में एक बात बोली कि या तो पड़ोसी अनसैचुरेटेड हो या पड़ोसी के पास क्या हो? एमटीपी ऑर्बिटल, यानी उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, उसको जरूरत है। सोचा नहीं था आज आएगा, बट आ गया, बहुत ही बढ़िया है। अब मेरे को ये बताइए, क्या ये प्राइमरी कार्बोकेटायन अब देख के पहचान लेंगे? मेरे को थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ी। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई? जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तड़ाक से बोलो आज के बाद, ये तो कार्बोकेटायन बना दिया आपने, बाकी बाद में सोचो। तो ये क्या हुआ? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब आज बताया एमटीपी ऑर्बिटल। अब इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, मरा जा रहा है ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इस चक्कर में इसने पड़ोसी को बोला तेरे पास कोई स्कोप है? पड़ोसी ने कहा ये वैसे ही निकलने को तैयार है, मैं दे देता हूं। निकाला हाइड्रोजन को, दिया। सिग्मा बॉन्ड का टोटल ट्रांसफर का मतलब क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन।
सिग्मा बॉन्ड कब से अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने लगा? इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। भाई सारे मॉलिक्यूल की प्लेनैरिटी को तुम छेड़ दोगे, दो न्यूक्लियस के बीच के इलेक्ट्रॉन को तुम घुमा रहे हो, मतलब दोनों एटम्स को पूरी तरह तोड़ रहे हो। तो सिग्मा बॉन्ड मूव किया उसके पास, वजह थी भाई, डिमांड कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है। चेक करना, जो बनाया वो चेक करना। हाइड्रोजन खुश है पॉजिटिव चार्ज लेके, लेकिन कार्बन बहुत दुखी था, तो दोनों खुश हो गए उसमें। बट अगेन वही बात है, नो बॉन्ड रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, ये वापस आएगा। तो यानी यहां पर मेरा अनसैचुरेशन नहीं, बट इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग ग्रुप ये था। कार्बोकेटाइन को भी फंक्शनल ग्रुप की इज्जत देंगे, वही डिसाइड करने वाला है। तो यहां पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये था। इसके पड़ोसी कार्बन को क्या बोलूं? अल्फा। ये कितने हाइड्रोजन लगे थे इसके पास? 3। तीनों हाइड्रोजन को मैं अल्फा हाइड्रोजन बोल सकती हूं। कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बनेंगी? 3। क्यों भाई? ये कहेगा मेरे को तो तुमने भगा दिया, अब अगले को भी भगाओ। तो ठीक है, चल अगली बार इसकी बारी, अगले को भी भगाओ, इसकी बारी। कुल मिला के कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 3। तीनों हाइड्रोजन बारी बारी जाएंगे, तो उसकी गिनती 3। टॉटोमर में वो नहीं था, हम एक जैसे को एक ही मान रहे थे, तो टॉटोमर और इसको बिल्कुल अलग कर देना। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? 3। मुझे बताइए, पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर हाउ मेनी कार्बन एटम्स है, सॉरी हाउ मेनी एटम्स? पॉजिटिव चार्ज यहां था, इसके बाद कितने एटम्स तक पहुंच हो गई उस पॉजिटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन? 3 और। एक तो ये खुद, फिर एक फॉर्म में इस पे डाला पॉजिटिव, अगली में इस पे डाला पॉजिटिव, और इसमें फिर इस पे डाला पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर 4 एटम्स। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी आई और आपने इंडक्टिव से एक्सप्लेन कर दी, नंबर नहीं मिलेंगे। प्राइमरी रीजन ये है। उसमें तो जरा सी खिसकाई थी, पार्शियल। इसमें पूरी कार्बोकेटाइन वाले कार्बन को फ्री कर दिया पॉजिटिव चार्ज से। इंडक्टिव में क्या था? जरा सा। और इसमें क्या है? कार्बोकेटाइन वाले कार्बन को टोटल रिलैक्स कर दिया कि नो नीड टू वरी, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हम पूरा ले रहे हैं। तो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी आई तो किससे एक्सप्लेन करोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड में नीचे लिख देना, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और पावर आ जाती है बस इसकी स्टेबिलिटी में। बट रीजन यही है। कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूं, लिखा है मैंने बट स्टिल। मेरा रेफरेंस क्या है? दिस, एक अल्फा कार्बन, दूसरा अल्फा कार्बन, टोटल कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनाया मैंने? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? टर्शरी में कितने? अरे भाई, जाने की इतनी जल्दी, हमने पहले ही गिन रखा है। वंडरफुल, वेरी गुड। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स more delocalization. More delocalization means more stability. Please don't jump delocalization, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा stability नहीं। delocalization होने से stability है, इसको proper slow speed में connect करिए। more alpha hydrogen, more delocalization, more stability। ये more alpha hydrogen वाली टर्म को अभी छोड़ना will be very immature। so मुझे बताइए, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, किसकी सबसे ज्यादा? क्यों? मोर हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स। इंडक्टिव नहीं चाहिए होगा। कार्बो एनायन में मे बी ब्रो ब्रो प्रो प्रो जो भी कहो, ठीक है। लिसन केयरफुली। प्राइमरी कार्बोएनायन, सेकेंडरी कार्बोएनायन, टर्शरी कार्बोएनायन, कौन सा ज्यादा स्टेबल? क्यों? हाँ, क्यों? मतलब बिल्कुल सही। क्यों? कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव। उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा देना, बस मेरा मुद्दा ये था। कार्बो एनायन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, बट उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मत लगा देना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां लगता है? सिर्फ
केसेस बताओ, या तो अनसैचुरेशन का पड़ोसी हो या एम्प्टी पी ऑर्बिटल। इतना भूल के मत आना, वरना आज का 20 मिनट एक्स्ट्रा पड़ा खराब हो जाएगा।